हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस को स्टार्ट किया था। रेशियो एनालिसिस के चार कैटेगरीज ऑफ रेशियोज को हमने देखा था, जिसमें से पहले कैटेगरी को हमने कवर किया था। पहले कैटेगरी में हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज था। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे पास करंट रेशियो था, क्विक रेशियो था, कैश रेशियो था, इंटरवल मेजर रेशियो था और साथ ही साथ नेटवर्किंग कैपिटल था। इस तरह से 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे रेशियोज से हैं और जो हमने लास्ट लेक्चर में हमारे कवर किया था। Now in this lecture we are going to start with the continue with the leverage ratios, right? The long term solvency ratios. हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में बहुत डिटेल में देखा था और हमने कंपोजिशन को भी हाईलाइट किया था कि जो आपका जो करंट असेट्स के जो कंपोजिशन है दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड, है ना। वहीं से चेंजेस हमारे को देखने को मिला था, आपको डेफिनेटली याद होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार गो थ्रू करेंगे और गो थ्रू करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू कवर द लीवरेज रेशियोज। लीवरेज रेशियोज में हमारे पास दो तरह के रेशियोज होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज होता है, कवरेज रेशियोज होता है। तो दैट वी हैव टू कवर नाउ, राइट। इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, आप सबको मैं कहूँगा कि फटाफट क्या करना कि प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप पराशर पाठशाला ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पराशर पाठशाला ऐप पे ना ही सिर्फ आप अगर कोई किसी तरह के सब्जेक्ट में इनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंट मटेरियल्स, जो फ्री मटेरियल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, तो आपके गूगल ड्राइव के फोल्डर में जो है वो तो है ही, साथ ही साथ आपको ऐप पे भी बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, राइट। दोनों तरह के मटेरियल्स मिलेंगे। वहाँ क्लासेस भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे और वहाँ आपको डिफरेंट फ्री स्टडी मटेरियल्स एंड वीडियोस भी मिलेंगे, राइट। सो निश्चित रूप से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने लिक्विडिटी रेशियोज में हमने देखा था 5 कैटेगरीज हमारे पास यहाँ थी: करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, इंटरवल मेजर रेशियो एंड द नेटवर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो मतलब करंट असेट अपन करंट लाइबिलिटी, जहाँ हमने कहा था करंट असेट के कंपोजिशन पे हमें ध्यान रखना है। करंट असेट में वी हैव द इन्वेंट्री, वी हैव द डेटर, वी हैव द कैश बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, रिसीवेबल, एक्रूअल्स, लोन्स एंड एडवांसेस, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट एंड एनी अदर करंट असेट। एंड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। ओके, इसमें हमने कहा था कि कंपोजिशन हमारे को ध्यान में रखना है, बिकॉज यहीं से वेरिएशंस आते हैं, यहीं से वेरिएशंस हमारे को देखने को मिलेगा। 2:1 इसका आइडियल रेशियो था। सो कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी इज क्रिटिकल, राइट। सो हमने कहा था कंपोजिशन के हिसाब से कमेंट करने में भी आपको आसानी होगी एंड यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। देन वी वेंट टू द क्विक रेशियो। जब हम क्विक रेशियो की बात कर रहे थे तो ऊपर क्या आ गया था हमारा, हम कहते हैं सर नॉमिनेटर में हमारा आ गया था क्विक एसेट। सो करंट एसेट को हमें क्विक एसेट में कन्वर्ट करना होगा। सो हाउ वी डू दैट? सो हम कहते हैं सिंपली करंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, वी विल गेट आवर क्विक एसेट। सो दिस वी हैव कवर्ड। 1:1 इज द आइडियल रेशियो। देन वी हैव द कैश रेशियो। कैश रेशियो में हमने कहा सर नाम ही कैश है, तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो इमीडिएट लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, उसको कंसिडर करते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, राइट। एंड इंटरनल मेजर रेशियो की अगर हम बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये था हमारा कि मेरा डिफेंस इंटरवल कितना होगा। कहने का मतलब अगर मेरा रेवेन्यू सीज हो जाता है या रेवेन्यू नहीं आ रहा होता है तो उस कंडीशन में हम कितने दिनों तक अपने कैश एक्सपेंसेस को कवर कर पाएंगे। फॉर दैट पर्पस वी आर कैश एंड बैंक बैलेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटी और नेट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। तो हमने कहा था पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 365 या 360 वट एवर एप्लीकेबल से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। एंड देन वी हैव द नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, डिटेल में रिवीजन अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, जब करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। तो डिटेल में जब हम रिवीजन करेंगे सो देन वी विल सी इन डिटेल। अभी मैंने आपको एक आई हैव जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू व्हाट वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। कंटिन्यू करते हैं टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड कैटेगरी ऑफ रेशियो को। सेकेंड कैटेगरी ऑफ रेशियो में है हमारा लीवरेज रेशियोज। लीवरेज रेशियोज, वी हैव द लीवरेज रेशियोज, या फिर इसको हम क्या बुला सकते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, लीवरेज रेशियोज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी का जो इशू है, सॉल्वेंसी का जो इशू है, तो हम कहते हैं कि मान लो अगर हमने, जब हम वी हैव टू अप्लाई सम कैपिटल। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको याद होगा अच्छी तरह से। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने कहा था सर हमारे पास इक्विटी होता है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो देयर, देन आफ्टर वी हैव द डेट इज ऑल्सो देयर, राइट। सो इन सब का कंपोजिशन हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है,
डिटेल फार्मूला आप सीख चुके हो, आगे रेफरेंस आएगा, मैं फिर से बताऊंगा। तो आप आइडिया क्या है यहाँ बेसिकली कि हम कहते हैं कि सर अगर मैंने डेट लिया हुआ है ना, जाहिर सी बात है हम लोन लेते हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं, डेट के अपने फ़ायदे हैं, राइट। तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव टू पे द प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल विल आल्सो बी डन। तो ये जो हम मान लो अगर हमने लोन लिया एंड वी आर नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट, राइट, वी आर नॉट एबल टू फॉर रीपेमेंट, इन दैट केस हम क्या कहलाएंगे, वी विल बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि वी आर नॉट एबल टू कवर आर charges what are there against or the commitment or the obligations जो हम पे हैं, those we are not able to cover। ये होता है insolvency, right। तो अब जाहिर सी बात है जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है वो इसी बात को हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम अपने डिफरेंट चार्जेस को कवर कर पाएंगे, यानी डिफरेंट कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशंस को हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की अगर हम बात करें यहाँ, तो आप कहते हैं लॉन्ग टर्म में कंपनी के स्टेबिलिटी को हम मेजर कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में कंपनी की स्टेबिलिटी को हम मेजर कर पाएंगे, और हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म का मतलब है यहाँ मोर देन 1 ईयर, राइट। तो ये क्या मेजर करेगा, तो आप सीधा सीधा कहते हैं इट मेजर्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ फर्म। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ फर्म को मेजर करता है आपका लीवरेज रेशियो, है ना। सो अब जरा सोचो इस बात के बारे में कि अगर हम लीवरेज रेशियो की बात कर रहे हैं तो लीवरेज रेशियो इज अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। तो हम कहते हैं सर एक बात बताओ, अगर ऐसा हो कि हमने लोन लिया ही ना हो, मान लो एज्यूम करो अ सिचुएशन व्हेन वी हैव ओनली इक्विटी, राइट। तो अगर मेरे पास सिर्फ इक्विटी है और कंपनी लॉस करती है या कंपनी बंद हो जाती है किसी भी कारण से, देन वी डू नॉट हैव टू पे एनीवन, क्योंकि हम जानते हैं इक्विटी का मतलब हो गया ओनर। तो भाई फायदा भी आपका, नुकसान भी आपका, इफ़ यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो इन दैट केस सॉल्वेंसी रेशियो क्या होगा, तो हम कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें वहाँ सॉल्वेंसी रेशियो की बात करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सॉल्वेंसी का तो इशू तब क्रिएट होता है व्हेन वी हैव सम लोन, व्हेन वी हैव सम बोरोड डेट। अगर वही नहीं है तो फिर सॉल्वेंसी कहाँ से आएगा, है ना। तो हम कहते हैं हाँ ये तो बड़ा बढ़िया सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लीवरेज की बात कर रहे हो, लीवरेज रेशियोज की बात कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल लीवरेज, है ना। और फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज़ करते हैं, जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज़ करते हैं, देन वी गेट समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल लीवरेज। सो जाहिर सी बात है अगर किसी फर्म के पास सिर्फ इक्विटी है तो फिर उसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का इशू क्रिएट होगा ही नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें इसको सिस्टमेटिक वे में, तो क्या आप जानते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज, व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज, क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेज। यू आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट, द लीवरेज रेशियो। सो व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज, तो आप कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज इज यूज ऑफ डेट फाइनेंस। So we have certain sources of financing, right? So we can source from equity finance or we can source from debt finance. So when we go for debt finance, then that is basically your financial leverage. तो आप क्या कहते हैं, it is basically कौन सा finance? Debt finance. It is basically what? Debt finance. Use of कर दो, use of debt finance। मैं हटा देता हूँ इसको, क्लियरली लिखते हैं। It is basically use of debt finance. So if some company is using debt finance, then it means they are going to enjoy the financial leverage. Okay, let's talk about different sources of finance and some of the peculiar characteristics. Don't write, है ना, ये एक रफ है, लिखने की जरूरत नहीं है मैं हमारे को, ठीक है। अब मान लो सपोज देयर इज अ कंपनी दैट इज लॉन्चिंग सम प्रोजेक्ट और सम प्रोडक्ट और सम बिजनेस एंड दिस कंपनी इज रिक्वायरिंग फंड। अभी हम कहाँ से फंड ला सकते हैं इस कंपनी में, तो आपने कहा सर वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वी कैन गो फॉर इक्विटी एंड दो जो प्रोमिनेंट सोर्स है हम उसकी यहाँ बात कर लेते हैं। तो वी हैव द इक्विटी एंड वी हैव द डेट। ओके, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट।
तो इक्विटी के अगेंस्ट देयर इज नो फिक्स्ड चार्जेस, इसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई फिक्स चार्जेस नहीं होता, देयर इज नो फिक्स चार्जेस। और इफ यू आर द इक्विटी होल्डर ऑफ द कंपनी, इट मीन्स you will get return, after paying interest, taxes and dividend to preference shareholder as well। जब हम सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देते हैं, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है वो डेट पे आता है जो फिक्स्ड होता है, जो मेरा टैक्स है वो फिक्स्ड होता है, हमें देना ही होगा, और जो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू होते हैं विद अ फिक्स्ड रेट, तो वो भी मेरे को देना होगा। इन सबको पे करने के बाद व्हाट इज रिमेनिंग अमाउंट देयर विद द कंपनी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी को बचा खुचा मिलेगा, बोले तो ऐसा है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो मिलेगा, कंपनी ने लॉस किया तो नहीं मिलेगा। सो यही तो मजा है ओनर कैपिटल का। तो हम कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर नो फिक्स चार्जेस है, यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ, इसका मतलब रिस्क क्या है मेरा, बताओ रिस्क क्या है, ज्यादा है। किसके लिए, इसके लिए जो इन्वेस्टर था, जो लेंडर था, लेंडर का रिस्क क्या है, ज्यादा है। लेंडर का रिस्क क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने कहा सर हमने इक्विटी में उनको इन्वेस्ट किया, इक्विटी लिया उस कंपनी का, कंपनी ही बंद हो गई या कंपनी ने लॉस बुक कर दिया, तो मेरा क्या हुआ, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा रिस्क क्या है, ज्यादा है। लेकिन जरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हैं तो इक्विटी के केस में कंपनी का रिस्क क्या है। आप बोलोगे सर ये तो, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रिस्क क्या होगा यहाँ, जाहिर सी बात है रिस्क इज कम, रिस्क इज लेस। तो लेस रिस्क इन्वॉल्व है कंपनी को, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये जो ओनर हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनके साथ कोई फिक्स चार्जेस नहीं है, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को इनको देना ही है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। अब जरा एक बात बताओ, पर सिंपल सा प्रिंसिपल है एक, हायर द रिस्क हायर द गेन। तो अगर ये लेंडर ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो इनकी एक्सपेक्टेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर इज गोइंग टू बी हाई। तो अगर इनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो इक्विटी का कॉस्ट क्या आएगा कंपनी को, कम या ज्यादा, ज्यादा। मतलब इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है, तो इक्विटी का कॉस्ट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा कंपनी को, राइट। तो कंपनी के लिए इक्विटी जो है वो एक कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बिकॉज इन दिस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाई, राइट। सेकेंड एलिमेंट है डेट। डेट क्या आता है, डेट फिक्स रेट के साथ आता है। अभी हमने क्या कहा, 15% पे हमने मान लो डेट उठाया, तो ये 15% का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है दैट आई हैव टू मीट नो मैटर व्हाट आई एम डूइंग विद माय बिजनेस, ये तो मेरे को देना ही होगा। तो ये तो मेरा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, आई विल हैव टू गिव 15% इंटरेस्ट एवरी ईयर, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डेट जो है 15% पे आ रहा है, राइट, 15% पे आ रहा है, ओके। कंपनी के लिए इसका जो कॉस्ट है, डेट का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या हुआ, हाई हुआ या लो हो गया। तो आप कहते हैं यहाँ इसका कॉस्ट क्या होगा, लो होगा। इसका कॉस्ट क्या होगा, यहाँ लो होगा, है ना। तो इसका मतलब इक्विटी में और डेट में चीप कौन हुआ, तो आप कहते हैं सर दिस इज द चीपर। डेट इज व्हाट, ये वाला कंपोनेंट मेरा डेट का है, डेट इज व्हाट, डेट इज चीपर। डेट क्या होता है, डेट सस्ता होता है, क्योंकि डेट का कॉस्ट हमारा क्या होता है, सस्ता होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम रिस्क को देखें तो रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रिस्क क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि डेट जो है वो चीपर है बट रिस्कियर भी है, राइट। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहे होते हैं और जब हम डेट की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं डेट एक चीपर सोर्स है हमारे लिए, लेकिन साथ ही साथ ये रिस्कियर भी है ना। साथ ही साथ क्या है, रिस्कियर भी है, ओके। अब सवाल आता है कि सर हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल लीवरेज की, राइट। तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारे को क्या देता है बेसिकली, या हम लीवरेज रेशियोज की बात कर रहे थे। तो लीवरेज रेशियोज के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो डेट कैपिटल को हम प्रिक्योर कर रहे हैं या डेट कैपिटल को जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या रिस्क अराइज हो रहा है हमारी कंपनी में, एंड दैट द असेसमेंट ऑफ दैट रिस्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लीवरेज रेशियोज। उसी रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, लीवरेज रेशियो की मदद से एसेस कर सकते हैं। अभी आप देखोगे विद एग्जांपल्स हाउ वी डू इट, ठीक है।
ये सब मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए इसको हमने रफ में रखा। अगर आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें, राइट। बट अभी हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा एक बुलेट पॉइंट बनाएंगे यहाँ और एक लाइन में लिख देंगे, इट इज़ चीपर बट रिस्कियर, है ना। इट इज चीपर बट रिस्कियर, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, सस्ता है लेकिन फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के साथ आता है, हमें पे करना ही होगा एनी हाउ, है ना। एंड नाउ यू से दैट लीवरेज रेशियोज helps in assessment of risk arising due to use of डेट कैपिटल। तो डेट कैपिटल की वजह से, यूज की वजह से जो रिस्क आ रहा है उसका असेसमेंट हम लीवरेज रेशियोज की मदद से करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि सर अगर सिर्फ इक्विटी फाइनेंस्ड फर्म है तो लीवरेज रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्वेंसी का इनसॉल्वेंट होने का मतलब है वी आर नॉट एबल टू पे समवन हु इज एक्सटर्नल टू द कंपनी एंड हैज लेंडेड सम मनी टू अस। तो हमने क्या कहा कि सर इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में तो हमारे को इंसॉल्वेंसी का इशू नहीं आता है। इंसॉल्वेंसी का इशू तब आता है जब हमने बाहर से पैसा क्या कर रखा हो, बोरो कर रखा हो। तो जब हमने डेट कैपिटल को यूज किया तो डेट कैपिटल को यूज करने से जो रिस्क एराइज हो रहा है मेरी कंपनी में उसका असेसमेंट हमारे को मिलता है कहां से, लीवरेज रेशियोज से। उसका असेसमेंट कहां से मिलता है, लीवरेज रेशियोज से। इसका मतलब क्या हुआ, इस रेशियो में हम क्या देखेंगे, तो आप कहते हैं सर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ फंड। इसीलिए आप देखोगे लीवरेज रेशियो जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एक होता है कवरेज रेशियो। अब कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में बेसिकली हम कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या होता है, वी हैव द इक्विटी, वी हैव द प्रेफरेंशियल कैपिटल, वी हैव द डेट्स, राइट। तो ये जो इक्विटी है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, डेट है, वी सी दीज कॉम्पोनेंट्स। तो हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका कितना प्रोपोर्शन हमने रखा हुआ है, क्योंकि याद रखना कि इसके प्रोपोर्शन से आप पे अफेक्ट होगा, यू विल गेट अफेक्टेड। इसके हिसाब से आपका रिस्क बढ़ेगा घटेगा। जैसे डेट इनॉर्मसली ज़्यादा रखा आपने तो इंटरेस्ट लायबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो हो सकता है आपके प्रॉफिट को क्या करे, डेंट करे। सो दिस विल हैपन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में हम देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का आपस में रेशियोज क्या है, एंड दैट विल गिव अस द बेटर क्लैरिटी। प्रोपोर्शन समझ के हमारे को क्या मिलती है, बेटर क्लैरिटी मिलती है। तो जैसे इक्विटी है तो अपन इक्विटी रेशियो देखेंगे, डेट है तो अपन डेट रेशियो देखेंगे, फिर डेट इक्विटी का रेशियो देखेंगे, फिर टोटल असेट के साथ उसको कंपेयर करके देखेंगे, राइट। लाइकवाइज सेकंड वन इज द कवरेज रेशियो, नाम ही है कवरेज। सो कवरेज का मतलब क्या है, जो मेरा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है उसको हाउ वी आर गोइंग टू कवर। जैसे इंटरेस्ट है तो हम जानते हैं इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं किस पे, ईबीआईटी पे। तो अगर हमने ईबीआईटी पे इंटरेस्ट चार्ज किया तो हम जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा हमारा, हम देखेंगे इंटरेस्ट को कवर करने के लिए वी हैव सफिशिएंट ईबीआईटी विद अस और नॉट, तो उसको कवरेज रेशियो में डालेंगे। तो दो तरह के रेशियोज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो जिसको स्ट्रक्चरल रेशियोज भी कहा जाता है। आप कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बोलो या स्ट्रक्चरल रेशियोज बोलो, एंड द सेकंड रेशियो इज कॉल्ड एज कवरेज रेशियो, राइट। हम इसके यूज को भी देखेंगे, हम कुछ एग्जांपल ऑफ एनालिसिस भी देखेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे, बाद में हमें बड़े क्वेश्चंस तो करने ही है, उसमें हम और डिटेल में देखेंगे, राइट। सो व्हाट वी से हियर, हम क्या कहते हैं, अ बिजनेस गेट्स फंड फ्रॉम owners, so that is equity capital, and lenders, that is our debt capital, owners and lenders. Leverage ratios indicates the mixture of funds, indicates the mixture of funds provided by owners and lenders. So these ratio will indicate the mixture of funds provided by owners and lenders.
एंड एसेस। अब असेसमेंट किस चीज का होगा? तो हमने कहा सर ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, तो लेंडर पे वी आर गोइंग टू फोकस। assess the lenders of long term funds regarding lenders of long term firm। अब लेंडर को किस बात से मतलब है? नाउ टेल मी, लेंडर्स को किस बात से मतलब है? राइट तो हम कहते हैं आपका डेट इक्विटी कंपोजिशन क्या है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपने जो लेंडर एंड ओनर से जो फंड लिया है उस फंड का मिक्सचर कैसा है ना। और हम देखना ये चाहते हैं कि जो लेंडर है ना उसके लॉन्ग टर्म फंड के को लेके कुछ बातें होंगी जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। क्या इंपॉर्टेंट होंगी? तो अगर मैंने डेट कैपिटल उठाया है तो दो चीज़ें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। पहला कि हमें तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना होगा। तो लेंडर को किस बात से मतलब है? जितने आपको पैसा दिया है उसको वो उसका कहना है भाई मेरे को इंटरेस्ट देते जाओ, और जब ये मैच्योर हो जाए ना तो मेरे को मेरा प्रिंसिपल दे दो। तो उसे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल से मतलब है, और मेरा जो कंपोजिशन है वो इस बात को अफेक्ट कर देगा कि वेदर वी विल एबल टू पे इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी और नॉट। यही तो सॉल्वेंसी का इशू है ना, यही तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है कि लॉन्ग टर्म में वेदर वी आर एबल टू मीट द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस एंड वी विल बी एबल टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट टू द लेंडर्स और नॉट। लेंडर को इसी बात से मतलब है, और इसी का असेसमेंट होता है अंडर व्हाट? लीवरेज रेशियोज। सो रिगार्डिंग व्हाट, तो आप कहते हैं सर दो चीजें होंगी, एक तो हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट्स और दूसरा हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। सो जब ये मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी के वक्त वेदर वी आर एबल टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट और नॉट, राइट। सो दिस इज व्हाट द लीवरेज रेशियो इज। आई होप इट इज क्लियर, है ना। एक बार मैं तेजी से फिर से रिपीट कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का या लीवरेज रेशियोज का मतलब है कि जो लेंडर है, जो जिससे हमने डेट कैपिटल, ये तभी होता है जब डेट कैपिटल उठाते हैं, तो डेट कैपिटल जो हमने लिया है तो हम ये देखते हैं कि whether we will be able to, the company will be able to pay the interest and the principal amount on maturity or not. इसका you will get a fair idea. Based on that decisions can be made, right? So this is how we are going to see this ratio, जिसको हमने क्या कहा? Leverage ratio. अब हमारे को यहाँ क्या करना है? एक नोट बॉक्स बनाना है। कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम एक नोट बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा नोट होगा तो ओपन छोड़ देते हैं एंड को। एंड लेट्स गो फॉर अ बैलेंस शीट। यहाँ हमें किसकी ज़रूरत होगी? बैलेंस शीट की ज़रूरत होगी, नो डाउट। तो अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो क्या क्या है हमारे पास? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, okay, then we have reserves and surplus, then we have preference share capital, right, then we have long term debt, फिर आते हैं हमारी क्या? करंट लाइबिलिटीज, फिर आती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइकवाइज हमारे पास है नॉन करंट असेट्स और हमारे पास है करंट असेट्स। वी हैव नॉन करंट असेट्स एंड वी हैव करंट असेट्स। नाउ वी नो दैट जो टोटल होगा दोनों साइड का, लाइबिलिटीज का और एसेट का, दिस टोटल इज गोइंग टू बी सेम, है ना। इसलिए तो इसको कहते हैं ना बैलेंस शीट, इसलिए इसको कहते हैं बैलेंस शीट। क्यों होता है ऐसा? तो हम कहते हैं सर जो भी हमारा असेट आएगा उस असेट को हमने कहाँ से लिया बेसिकली, तो मेरा सोर्स क्या है? तो किसी न किसी सोर्स से तो मैंने पैसा लिया होगा, जिस पैसे से मैंने असेट को खरीदा।
तो फॉर एवरी एंट्री ऑफ एसेट वी हैव टू शो द फंड। अब जो पैसा हमने उठाया दैट इज माई लाइबिलिटी, और उसको हमने असेट में लगाया, तो असेट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर अस। तो असेट क्या करेगा, हमारे रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इक्वल, यू नो, लाइबिलिटीज एंड एसेट बिकम व्हाट, इक्वल, वी नो दैट। एज फार एज लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कंसर्न्ड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड को अगर हम देखें, सो दिस इज अबाउट द फंड वी आर प्रोक्योरिंग। दिस इज रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट, है ना। तो हमारे पास कहाँ से क्या क्या सोर्सेज थे जहाँ से हमने पैसा उठाया, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स लाइबिलिटी बिकॉज विल हैव टू पे देम बैक, हमारे को उन्हें पैसा वापस करना होगा। एंड असेट साइड इज बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि जो फंड हमने प्रोक्योर किया उसको हमने यूटिलाइज कैसे किया। सो वी हैव प्रोक्योरमेंट एंड यू हैव द यूटिलाइजेशन। So your asset side is basically how you are utilizing your fund, and your liability side is basically how you are procuring the fund. तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस शीट हो गया। This is my equity and liabilities and this is my assets. ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। सुंदर डायग्राम बनाओ हमेशा, है ना, साफ सुथरा मेरी तरह, है ना। देखो कितना सुंदर है ना, राइट। तो लेट्स मूव अहेड, और अब इस पे थोड़ा सा हम R&D करेंगे इससे पहले कि हम थियरी पे जाएं। ठीक है, क्या R&D करेंगे जरा ध्यान दो। अब जो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दिस इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल। अब प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरेटिकल लाइफ में, क्वेश्चंस में तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखाई देगा, प्रैक्टिकल में आप देखोगे प्रेफरेंस शेयर जल्दी इशू करती नहीं है कंपनी, है ना। तो इसके आपको बहुत कम इसका यूटिलाइजेशन, इसका यूज आपको दिखाई देगा, बट दिस इज देयर। एंड देन वी हैव द लॉन्ग टर्म डेट। फिर हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है, ये हमारा कंसर्न है, ये हमारे लिए क्या लेके आता है। सो दिस इज आवर फाइनेंशियल लीवरेज, है ना, दिस इज आवर फाइनेंशियल लीवरेज। अब कुछ अमाउंट दे दो, मान लो रुपीज इन लैक्स मान लो या करोड़ मान लो। तो हमने कहा मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 20 है, रिजर्व एंड सरप्लस मान लो हमारे पास 5 है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास, इसको भी 5 कर दो, एंड लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास 100 है। लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास कितना है, 100 है। एंड टोटल करेंट लाइबिलिटीज को 130 को 75 कर दो, तो क्या कर दो, 75 कर दो। ठीक है, इसको 50 कर दो, इसको 20 कर दो, 70 75 75 100 एंड 250, टोटल कितना आ गया मेरे पास, 250। तो 250 मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज है। ठीक है ना, हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज हमारी कितनी है, 250 है। इसका मतलब मेरा टोटल एसेट भी कितना होगा, तो आपके जैसे टोटल एसेट भी आपका कितना होगा, 250 होगा। यस और नो, टोटल एसेट भी आपका कितना होगा, 250 होगा। सो टोटल लाइबिलिटीज 250, तो टोटल एसेट भी हमारा क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, है ना। टोटल एसेट भी हमारा क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना। बस अभी इतने को ध्यान में रखना है, राइट। और आगे बढ़िए। तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे कि सर वी हैव द इक्विटी शेयर कैपिटल, वी हैव द रिजर्व्स एंड सरप्लस, वी हैव द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड वी हैव द लॉन्ग टर्म डेट। सो दिस इज माय कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी हैव प्रोक्योर्ड द फंड। यहाँ से हमने क्या किया है, पैसा उठाया और इसी पैसे को हमने किस में लगाया, असेट में हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कुछ बड़े ही बेसिक फैक्ट्स को देखेंगे, राइट। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सो वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, है ना। देन आफ्टर वी हैव द रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस देन वी हैव द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देखने से पहले व्हाट यू विल फाइंड दैट कि हो सकता है कि वी हैव सम एक्यूमुलेटेड लॉसेस P&L से, राइट, एंड वी मे ऑल्सो हैव सम फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स की अगर हम बात करें तो फिक्टिशियस एसेट्स भी हो सकते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉस भी हमारे को दिख सकता है। अब अगर हम एक्यूमुलेटेड लॉस और फिक्टिशियस एसेट की बात करें तो दीज विल इम्पैक्ट व्हाट। अब बताओ ये किसका पार्ट होगा अल्टीमेटली,
तो आप कहते हैं अगर फिक्सिशियस एसेट है हमारे पास या एक्यूमुलेटेड लॉस है ना। फिक्सिशियस एसेट्स का क्या, जैसे 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 हम कहते हैं सर फिक्सिशियस एसेट्स मतलब जैसे मान लो प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, सपोज वी हैव सम प्रमोशनल एक्सपेंसेस, तो दैट विल बी व्हाट, फिक्सिशियस एसेट। ओके, तो ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस एंड फिक्सिशियस एसेट है, दीज, इसका जो ये कहाँ इम्पैक्ट करने जा रहे हैं, ये यहाँ आपके इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट हियर इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट को अपन कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेशन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास, रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास, देन वी हैव द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उससे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को एडजस्ट करना है। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, प्लस अब आ गया मेरे पास क्या, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस डेट। तो दिस इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप क्या कहते हैं कि सर ये मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड जो मेरा लॉन्ग टर्म डेट है, राइट, एंड इट इज एडजस्टेड विद एक्यूमुलेटेड लॉस फिक्सिशियस एसेट, दिस विल बी माय कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो यही है हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड अगर हम कहें, तो दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो पहले तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, देन मूव अहीड। अब एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आउट ऑफ दीज आइटम्स इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें से कौन कौन सा होगा, या इक्विटी शेयर फंड बोले तो, शेयर होल्डर्स फंड बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, या इसको हम प्रोप्राइटर्स फंड भी कह सकते हैं, इसको हम प्रोप्राइटर्स फंड भी कह सकते हैं, इसको हम प्रोप्राइटर फंड भी कह सकते हैं, या इसको इक्विटी भी कहा जा सकता है, या इसी को आप नेटवर्थ भी कहते हैं, या इसी को आप शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। सबका एक ही मतलब है, ध्यान में रखना है इस बात को, सबका एक ही मतलब है और ये ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलें, प्रोप्राइटर्स फंड बोलें, इक्विटी बोलें, नेटवर्थ बोलें या शेयर होल्डर फंड बोलें, इन सबका एक ही मतलब है। तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है, माइनस फिक्टिशियस एसेट है, इसका इंपैक्ट तो हमारे को इसी पे दिखाई देगा, सो दैट इज एडजस्टेड, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्लस डेट है। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विटी शेयर होल्डर फंड और द प्रोप्राइटरीज फंड, प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब क्या हुआ, जो ओनर का फंड है ना, प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या हो गया, जो मेरा ओनर का फंड है। और यहाँ मेरा ओनर का फंड कौन सा फंड है बता सकते हो आप, क्या कहते हैं, यहाँ ओनर का फंड है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, रिजर्व सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट तो आएंगे ही आएंगे, इसके बाद वी विल इंक्लूड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज वेल। बट क्या डेट इंक्लूड होगा, हम कहते हैं नहीं। क्यों नहीं इंक्लूड होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो जाहिर सी बात है इसमें डेट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ तक वाला जो पार्ट होगा हमारा मेरा, वो क्या बना देगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को मेरा बनाएगा, राइट। सो व्हाट वी से हियर, यहाँ क्या कह देंगे कि इसमें आ जाएगा मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस fictitious assets प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा ना। तो दिस इज माय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर फंड या इक्विटी नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड, ध्यान में रखना है इन सबको, राइट। फर्दर सोचो, हम जानते हैं अगर बैलेंस शीट की बात करें हम, तो बैलेंस शीट में मेरा क्या होगा, तो हम कहते हैं सर टोटल लाइबिलिटीज इज गोइंग टू इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटी जो है मेरा, वो टोटल एसेट के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब मेरे को बताओ कि टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट कैसे बनेगा।
तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? तो क्या कहते हैं हम यहाँ, वी हैव द नॉन करेंट एसेट एंड वी हैव द करेंट एसेट, दो कंपोनेंट है। तो वी हैव द नॉन करेंट एसेट्स एंड वी हैव द करेंट एसेट्स। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल लेना है। बट अभी हमें ध्यान में ये रखना है कि जो नॉन करेंट एसेट्स है या जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें से वी हैव टू टेक द टैंजिबल एसेट्स ओनली, है ना। इनटैंजिबल एसेट्स वो वॉन्ट बी इंक्लूडेड। जैसे हम गुडविल की बात करते हैं तो दैट वॉन्ट बी इंक्लूडेड। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ टैंजिबल एसेट्स लेना है। तो हम क्या कहते हैं, जो नेट टैंजिबल एसेट्स है मेरा, जो नेट टैंजिबल फिक्स एसेट्स बोलना सही होगा, जो नेट टैंजिबल फिक्स एसेट्स है और प्लस जो मेरा करंट एसेट है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं देन आई विल गेट द टोटल एसेट। तो आप कहते हैं टोटल एसेट इज इक्वल टू नेट टैंजिबल फिक्स्ड एसेट प्लस नेट करंट एसेट्स। नेट टैंजिबल फिक्स एसेट्स प्लस नेट टोटल करंट एसेट बोलो, प्लस टोटल करंट एसेट प्लस टोटल करंट एसेट। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा टोटल एसेट आ गया, ठीक है। डन। यहां हम लिखें क्या, आपको ध्यान में रहेगा ना, टैंजिबल ओनली। यहां हम नोटेशन कर लेते हैं इसको, टैंजिबल एसेट्स ओनली। intangible asset like goodwill won't be included, won't be included। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड की जब हमने बात करी तो हमने कहा था सर, जो यहाँ हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जो हमें कैपिटल दिख रहा है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस उसी का पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास। तो ये टोटल मेरा इधर से कैपिटल बन रहा है और फिर इसको हमें एडजस्ट कर देना है फिक्सिशियस एसेट को, वी विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम जब बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का फंड क्या है इसमें, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर्स फंड की बात करी हमने, तो डेट को हटा दिया, बाकी सारी चीज़ों को रहने दिया, तो वो मेरा बन जाता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, या फिर हमने उसको प्रोप्राइटर फंड बोला, या फिर हमने उसको नेटवर्थ बोल दिया। जब हमने टोटल एसेट की बात करी कि टोटल एसेट हमारा कितना है, तो हमने कहा जो हमारे पास नॉन करेंट एसेट है प्लस करेंट एसेट है, दोनों आएगा तब हमारा टोटल एसेट बनेगा। अब नॉन करेंट एसेट में हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हम इंटैंजिबल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो नेट फिक्स टैंजिबल एसेट्स होगा प्लस टोटल करेंट एसेट होगा हमारा, दोनों मिलकर मेरा क्या बना देगा, टोटल एसेट बना देगा। आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ लीवरेज रेशियो कितने तरह का बताया मैंने अभी, तो आप क्या कहते हैं सर, लीवरेज रेशियोज जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स प्राइमरली। अब वो दोनों टाइप कौन कौन से होते हैं बताओ। तो एक हमने कहा, ओके ए भी करना होगा हमें, स्मॉल में लेना होगा। एक हमने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। तो ये स्ट्रक्चरल रेशियोज भी कहलाता है, क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल रेशियोज, एक ही बात है। एंड सेकंड है हमारे पास कवरेज रेशियोज। तो ये दो टाइप आ रहे हैं हमारे पास, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज एंड द कवरेज रेशियोज। अब दोनों के मतलब पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लो। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं कैपिटल का स्ट्रक्चर, कैपिटल का मिक्सचर, कंपोजिशन क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी की हम यहाँ बात करते हैं। पहले ही हमने एक बात कह दिया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है दैट इज नेग्लिजिबल, और पहले ही हमने कह दिया कि रिटेन अर्निंग इज द पार्ट ऑफ व्हाट, आर इक्विटी शेयर कैपिटल। बचा क्या, इक्विटी एंड डेट, तो प्राइमरीली हम उसी की बात कर रहे हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसकी बात हम यहां कर रहे होंगे अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। तो आप क्या कहते हैं, इट इज किस पे आधारित होगा, तो इट इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, proportion of debt and equity in capital structure, proportion of debt and equity in capital structure। तो एक अब proportion of debt and equity की बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा डेट रेशियो। तो आप समझ जाओ ना, आप क्या करोगे, अगेंस्ट व्हाट, आप बोलोगे सर अच्छा अच्छा अच्छा
समझ में आ गया सर? कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, अगेंस्ट व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, राइट? वी हैव द डेट एंड वी हैव द इक्विटी इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। सो डेट रेशियो हो जाएगा मेरा, इक्विटी रेशियो हो जाएगा मेरा। इसी तरह से हमारा क्या होगा, और डेट एंड इक्विटी रेशियो हो जाएगा मेरा। इसी तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज निकल जाएंगे। सेकेंड है हमारे पास कवरेज रेशियो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि कवरेज का मतलब है जो मेरा जो कमिटमेंट है और जो मेरा सोर्स है टू फुलफिल दैट कमिटमेंट, जो मीन्स है टू फुलफिल दैट कमिटमेंट, उसके बीच का रिलेशनशिप। जैसे हमने कहा था इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस हैं, सो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस कैन बी मेट विद द हेल्प ऑफ ईबीआईटी। सो ईबीआईटी और इंटरेस्ट का रिलेशन वी हैव टू सी अंडर व्हाट, द कवरेज रेशियो। तो कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इट शोज द रिलेशनशिप, it shows the relationship between debt servicing commitments or obligations and sources for meeting these commitments and sources for मीटिंग दीज कमिटमेंट्स या ऑब्लिगेशन या बर्डन, आप जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। आप कमिटमेंट कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, बर्डन कह सकते हैं। सो कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितने गुने से कवर कर पा रहे है ना? तो इंटरेस्ट लायबिलिटी का कितना गुना मेरा ईबीआईटी है, दैट व्हाट वी हैव टू सी, राइट? जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो की बात करते हैं तो डेट का प्रोपोर्शन क्या है एज अगेंस्ट द कैपिटल एम्प्लॉयड, सो दैट वी हैव टू सी देयर, राइट? सो हमारे पास दो तरह के रेशियोज होते हैं लीवरेज रेशियोज में, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज और एक होता है हमारे पास कवरेज रेशियोज, राइट? यहां से हमें मिलेगा क्या, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड असेसमेंट। अब देखना इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज के अंदर कौन कौन से रेशियोज हैं हमारे पास, एक लिस्ट तो बनता है। तो हमारा क्या नंबर था टोटल, हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो में कितने थे, 5। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 6 से। कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर क्या रखते हैं, इक्विटी को रखते हैं, तो रख दिया क्या, इक्विटी रेशियो आ गया, इक्विटी रेशियो। इक्विटी के बाद क्या लेते हैं, डेट को लेते हैं, तो आ गया डेट रेशियो, है ना? इक्विटी रेशियो आ गया, डेट रेशियो आ गया। अब ये दोनों जब आ चुका है तो डेट टू इक्विटी रेशियो ले लेते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बताएगा इक्विटी और डेट में क्या रिलेशन है, कितना गुना ज़्यादा हमने क्या रखा हुआ है, डेट रखा हुआ है एज कंपेयर टू व्हाट, इक्विटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेट को टोटल एसेट से कंपेयर कर देंगे, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। पता चल जाएगा आपको कितना एसेट आपने किससे फाइनेंस करके रखा हुआ है, डेट से फाइनेंस करके रखा हुआ है। देन वी हैव द कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। याद रखना कि ये जो हमारा है ना, ये जो डेट इक्विटी रेशियो है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाट, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो के बाद हमारे पास एक लास्ट है जिसको हमने कहा प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो में आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है, पता है क्यों नहीं हो सकता? ये हो जाएगा नंबर 10, ये हो जाएगा नंबर 11। आपको इसीलिए कंफ्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, और अगर आप प्रोप्राइटरी फंड जानते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो हम किसको यूज करेंगे, प्रोप्राइटरी फंड को यूज करेंगे। लाइकवाइज वी हैव द कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो में सबसे पहले हमारे पास है डेट को कवर करो, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इन शॉर्ट वी कॉल इट DSCR। डेट सर्विस कवरेज रेशियो के बाद अब आ जाओ, और क्या हमारे पास ऑब्लिगेशंस होते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट का कवरेज हो गया, इंटरेस्ट के बाद क्या बचा, इंटरेस्ट दे दिया। फिर क्या आता है हमारे पास, फिक्स्ड कमिटमेंट, तो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद क्या होता है हमारे पास, क्या बच जाता है, EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब हमारे पास मैं भी आपको इनकम स्टेटमेंट पे लेके जाऊंगा, डोंट वरी। तो हमने क्या किया, वी हैव सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी गेट द कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, वी गेट द EBIT, minus interest, we get the EBT, earning before tax, then we pay the tax. After tax, we get EAT, earning after tax. From earning after tax, we give the preference dividend. And once we give the preference dividend, we get something called as EAESH, earning available for equity shareholder.
नाउ फ्रॉम दैट अर्निंग वी गिव डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो अपने को क्या करना है, प्रेफरेंस के बाद किसको कवर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, है ना, और लास्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियोज। तो ये टोटल रेशियोज हैं हमारे पास एज फार एज लीवरेज रेशियोज आर कंसर्न। हमने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देखा, हमने बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को देखा, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को समझा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, और हमने शेयर होल्डर्स के फंड को समझा, शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटरी फंड को हमने देखा, हमने टोटल एसेट को देखा, हमने नेट एसेट को समझा, राइट। सो आफ्टर ऑल दीज नाउ वी कैन मूव टू द रेशियो। पहले हम किसको देखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को, फिर हम देखेंगे किसको, कवरेज को। तो विल स्टार्ट विद नंबर 6, दैट इज योर इक्विटी रेशियो, है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो होगा हमारा ए कर देते हैं, हेडिंग तो रख लेते हैं हम लोग। पहले हमने किसको रखा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को जब यूज़ करेंगे, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज को देखेंगे तो क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है इधर अपन यूज़ करेंगे किसको, बैलेंस शीट को। और जब कवरेज की बात करेंगे तो फिर हमारे को इनकम स्टेटमेंट पे जाना होगा, बिकॉज हियर वी हैव बैलेंस शीट इज एनफ, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड विल सी इन द बैलेंस शीट, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज की अगर हम बात करें, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। इसमें जो सबसे पहला है हमारे पास, दैट इज द इक्विटी रेशियो। अब इक्विटी रेशियो की हम बात करते हैं, है ना। अगर हम इक्विटी रेशियो की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, ये किसका फंड है, ये किसका फंड है, इक्विटी रेशियो को किसका फंड कहते हैं। तो आप बोलोगे ना सर, जो इक्विटी होता है वो ओनर का फंड होता है, तो इसका मतलब ओनर के फंड को हम टोटल फंड से कंपेयर करने जा रहे हैं। तो ओनर्स फंड टू टोटल फंड रेशियो, अभी इसको ध्यान में रखना है। देखो बड़ा सिंपल है, इसका मतलब ओनर फंड को, बिकॉज दिस इज द इक्विटी रेशियो, सो वी आर कंसीडरिंग इक्विटी ओनली। तो अपन इक्विटी को टोटल फंड के साथ क्या करने जा रहे हैं, हम रेशियो देखने जा रहे हैं। जब हमने टोटल फंड की बात करी, सो व्हाट इज टोटल फंड हियर, तो आप कहते हैं सर टोटल फंड इज कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल फंड इज कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल फंड इज कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यू ऑलरेडी नो दैट, है ना। अभी अभी आपने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट, सॉरी हाँ प्लस डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो प्लस डेट। तो ये मेरा क्या बनेगा, टोटल फंड। और मेरे पास ओनर फंड है, तो ओनर फंड में हम किसको रखेंगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी को। ओनर्स फंड में क्या आएगा मेरा, शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में हम क्या क्या चीजें लेके चलें, तो एक बात तो पक्का है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी में मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल तो रहेगा। तो हमारे पास आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, प्लस क्या आ गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस क्या आ गया, फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये मेरा है शेयर होल्डर्स इक्विटी, यस और नो, ये तो ओनर वाला पार्ट है ना, ये मेरा क्या है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है। So this is my shareholders equity, equity share capital plus reserve and surplus plus fictitious asset and total fund is basically capital employed। तो रेशियो क्या होगा बताओ, आप क्या बोलोगे, आप अब बोलोगे कि सर बड़ा सिंपल है ये तो, इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, है ना, इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस द व्हाट, इक्विटी रेशियो, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इक्विटी रेशियो हो गया। तो दिस इज माय शेयर होल्डर्स इक्विटी, वी नो दैट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस एंड द फिक्टिशियस एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड वी ऑलरेडी नो। व्हाट इज नेट एसेट, हाउ कैन वी फाइंड आउट द नेट एसेट, बताओ मेरे को, इसके बारे में बता सकते हो, क्या होगा फॉर्मूला नेट एसेट्स का, नेट एसेट्स का मतलब क्या हुआ,
नेट एसेट्स का मतलब, तो आप कहोगे सर दो कंपोनेंट होता है हमारे पास, फिक्स्ड एंड द करंट, तो इसका मतलब हो जाएगा नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट करंट एसेट, हो जाएगा ना। नेट फिक्स एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, नेट एसेट्स। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज नेट करंट एसेट्स, व्हाट इज नेट करंट एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स तो हम जानते हैं डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, व्हाट इज नेट करंट एसेट्स, तो आप कहते हैं सर नेट करंट एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यस और नो। इसी को हमने अभी कहा था वर्किंग कैपिटल, तो ये मेरे को क्या दे देगा, नेट करंट एसेट्स दे देगा। सो नेट एसेट इज इक्वल टू नेट फिक्स एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स, और नेट फिक्स एसेट्स प्लस सी ए माइनस सी एल, दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, जो हम पहले देख चुके हैं। Okay, so what is the ratio, equity ratio, shareholders equity divided by capital employed. Now how you are going to work it out, चलो एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी मत लिखना, पहले मेरे को एग्जाम्पल क्रिएट करना दो फिर आप लिखना। बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019, ठीक है। हम जानते हैं बैलेंस शीट क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर डेट होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं एज एट, राइट। जबकि हमारा इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर पीरियड होता है। तो एज एट 31 मार्च 2019 एंड वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस शीट। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव द लाइबिलिटीज, यू हैव द एसेट एंड यू हैव द अमाउंट। इसको कर देते हैं रुपीज इन, you have the asset and you have the amount, इसको कर देते हैं रुपीज इन लैक्स, इधर भी आ गया रुपीज इन लैक्स, ठीक है। तो पहला आइटम क्या है हमारे पास, तो पहला आइटम है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो 1000 का है। सेकेंड है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस, मान लो 600। फिर आ गया हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट, so let's say that is 1500, and then we have the current liabilities, इसको कुछ रख दो, let's say this is 800, we get the total, what is the total here, 3900, है ना। तो मेरा टोटल लाइबिलिटी कितना है 3900। if my total liability is 3900, my total asset is going to be 3900, तो इधर तो 39 ही होगा, ठीक है। so we have non current assets of 3000 and we have current assets of 900, है ना, ठीक है। कंप्यूट इक्विटी रेशियो, बता सकते हैं क्या होगा, कंप्यूट इक्विटी रेशियो, बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा, इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, कितना है मेरा इक्विटी, इक्विटी कितना है मेरा, आपके तो सर इक्विटी आपका ये रहा, कितना है 1000, लेकिन हमने क्या कहा था, दिस इज द पार्ट ऑफ द इक्विटी, कहते आ रहा है ना बार बार, तो क्या हम इसको इसमें ऐड करें या ना करें, आप क्या बोलोगे सर, निश्चित रूप से आपको इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तब जाके आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी बनेगा, है ना। इन दोनों को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी मिलेगा। उसमें डेट तो ऐड होगा नहीं, बाकी कोई आइटम है नहीं हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कि जो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये मेरा हो जाएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना। अब बात करो नेट एसेट की, नेट एसेट देखो हमारे पास क्या है, तो नॉन करेंट एसेट हमारे पास कितना है 3000, ठीक है। और व्हाट इज नेट एसेट, नेट एसेट क्या होता है,
हमने कहा था नेट एसेट इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। नेट फिक्स एसेट्स हमारा कितना है 3000 प्लस 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 3100 होगा ना, हो जाएगा 3100। तो यहाँ मेरा ये कितना हो गया 3100, यानी कि ये हो जाएगा 1000 प्लस 600 1600 बाय 3100 इज इक्वल टू कितना आता है 1600 बाई 3100। पॉइंट 51 0.52, तो ये 516 था तो 2 कर दिया मैंने। सो दिस इज योर इक्विटी रेशियो। ये आपका क्या है, ये आपका इक्विटी रेशियो है ना। दैट्स इट। तो सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। आ जाओ, इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो इक्विटी रेशियो होता है ये इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड, शुरू में ही हमने कहा था इसको, टू टोटल फंड। सो ओनर फंड टू टोटल फंड को ये इंडिकेट करता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हमारा इक्विटी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नेट एसेट से या कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा क्या है, टोटल फंड है। तो ओनर फंड एंड टोटल फंड के रिलेशनशिप को बताता है, प्रोपोर्शन ऑफ ओनर फंड बताता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल फंड। अब अगर ये ज़्यादा हुआ, हायर द रेशियो ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब प्रोपोर्शन ज़्यादा है। हायर द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड, अगर ओनर फंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा हुआ तो बताओ हायर द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर फंड, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेंडर के लिए रिस्क ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, जिस कंपनी में डेट जितना ज़्यादा होता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन उतना ही ज़्यादा होता है, लेंडर के लिए उतनी परेशानी है। लेकिन अगर प्रोपोर्शन ऑफ ओनर फंड ज़्यादा है, इसका मतलब डिग्री ऑफ रिस्क कम है लेंडर के लिए, और लेंडर क्या कर सकता है, आसानी से पैसे दे सकता है, राइट। सो आप क्या कह सकते हैं, हायर द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड बेटर फॉर लेंडर्स। तो जितना ज़्यादा हाई होगा प्रोपोर्शन लेंडर्स के लिए उतना ही क्या होगा, बेटर होगा। क्यों लेंडर्स के लिए बेटर होगा, तो आप रीजन बताते हो दैट एज डिग्री ऑफ रिस्क इज लो, क्योंकि डिग्री ऑफ रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिग्री ऑफ रिस्क क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उसके फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस क्या है, कम है। तो अगर ओनर फंड ज़्यादा है और डेट फंड कम है, या ओनर फंड विद रिस्पेक्ट टू टोटल फंड ज़्यादा है, प्रोपोर्शन ऑफ ओनर फंड इज हाई, इसका मतलब डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, कम है। और डिग्री ऑफ रिस्क कम है तो लेंडर के लिए क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेंडर के लिए ये बेटर सिचुएशन है, वो आसानी से लेंड कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई होगा। तो दिस इज व्हाट द इक्विटी रेशियो इज। तो मान लो आप किसी भी कंपनी को लेंड करते हैं मनी, उससे पहले क्या देखोगे, यू विल बी सीइंग द इक्विटी रेशियो। आप देखोगे ओनर फंड का प्रोपोर्शन क्या है, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क द कंपनी इज बेयरिंग, राइट। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन। तो दिस इज इट, ये आपका पहला रेशियो हो गया। अभी इस पर कुछ ज़्यादा करने को हमारे पास है नहीं, तो ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत भी हमारे को नहीं है। चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 इज डेट रेशियो। अब ये डेट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो जब ये डेट रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम डेट की बात करेंगे, कौन सा डेट, तो आप बोलोगे सर टोटल डेट, है ना। इसमें क्या करेंगे, हम टोटल डेट लेके आएंगे। सो टोटल डेट किसके साथ, टोटल फंड के साथ, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। सो टोटल डेट एंड टोटल फंड, टोटल डेट टू टोटल फंड, टोटल डेट टू टोटल फंड, टोटल डेट टू टोटल फंड। व्हाट इज माय टोटल फंड हियर, हमने कहा आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो, आप नेट एसेट ले लो। एंड व्हाट इज माय टोटल डेट हियर, तो हमने कहा लॉन्ग टर्म डेट जो है आपका प्लस आपके जो करंट लाइबिलिटीज हैं, इसमें दोनों आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों डेट को आप लोगे, है ना, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म।
अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम रेशियो बना देते हैं। क्या बोलेंगे? डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट अपन नेट एसेट्स। टोटल डेट अपन नेट एसेट्स, टोटल डेट अपन नेट एसेट, ये क्या दे देगा मेरा? डेट रेशियो दे देगा, टोटल डेट अपन नेट एसेट। ठीक है, अब जरा देखना इसमें कि हियर टोटल डेट में क्या क्या चीजें आएंगी, इसको ठीक सामने लिखो फॉर्मूला के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल डेट में क्या क्या चीजें आएंगी? तो आपने कहा सर सबसे पहले तो जो मेरा लॉन्ग टर्म डेट था दैट विल बी इंक्लूडेड, प्लस, या ऐसे लिखो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग से स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स विल बी इंक्लूडेड, यस और नो? ये बोरोइंग कहां से करते हैं ये भी लिख ही डालो, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्लस डेट्स जो है हमारे पास, है ना, प्लस डेट एंड बॉन्ड, प्लस अब अगर किसी तरह के इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट को बाई करने के लिए अगर डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट है, सो दैट विल बी एडेड। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट टू बाय capital equipment, to buy capital equipment, प्लस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ गया, डेट आ गया, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट आ गया, है ना, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट आ गया, प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स, प्लस बैंक बोरोइंग्स, प्लस एनी इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, एनी इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, किसी भी तरह का लोन जो इंटरेस्ट बेयरिंग हो, ये सारे के सारे आ जाते हैं टोटल डेट में। तो हमने क्या कहा, टोटल डेट का मतलब सारे डेट। अब हमें क्या करना है कि हम कहते हैं सर अगर टोटल डेट में सारे डेट रखें तो क्या हम अकाउंट पेबल भी रखेंगे क्या? क्योंकि हमने क्या कहा था कि करंट लाइबिलिटी वाला आ जाएगा, लेकिन तो फिर अगर अकाउंट पेबल है वो तो मेरा करंट लाइबिलिटी है, तो क्या हम अकाउंट पेबल को भी रखेंगे, है ना? तो आप बोलोगे नहीं, तो फ्यू थिंग्स नीड टू बी एक्सक्लूडेड। हमने डेफर्ड पेमेंट को क्या किया, इंक्लूड किया, तो क्या हम डेफर्ड रेवेन्यू को भी इंक्लूड करेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं, नहीं करेंगे। तो देयर आर सम एक्सक्लूजन दैट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट। सो हमें क्या करना है, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होंगी इसमें। नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होता? तो सबसे पहले हम कहते हैं सर अकाउंट्स पेबल वॉन्ट बी इंक्लूडेड, अकाउंट्स पेबल वॉन्ट बी इंक्लूडेड। फिर हम कहते हैं जो डेफर्ड रेवेन्यूज हैं, डेफर्ड रेवेन्यूज दैट वॉन्ट बी इंक्लूडेड। डिविडेंड पेबल वॉन्ट बी इंक्लूडेड, डिविडेंड पेबल विल ऑल्सो वॉन्ट बी इंक्लूडेड। सो डिविडेंड पेबल को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और किसी तरह का अगर एक्रूड एक्सपेंसेस है ना, दैट ऑल्सो वॉन्ट बी इंक्लूडेड, एक्रूड एक्सपेंसेस वॉन्ट बी इंक्लूडेड। इसके अलावा बाकी सबको डाल दो, आपका क्या बन जाएगा, टोटल डेट बन जाएगा। सो व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना है। अकाउंट पेबल इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, account payable is not included, deferred revenue not included, dividend payable not included, and accrued expenses not included। रेस्ट को हमने टोटल किया, क्या मिल गया हमारे को, टोटल डेट मिल गया। टोटल डेट अपन नेट एसेट करेंगे, वी विल गेट समथिंग कॉल्ड एज डेट रेशियो, है ना। कैसे इसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है व्हेन वी यूज द डेट रेशियो? तो डेट रेशियो के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब अक्षय कुमार को ले लेते हैं। आप लोग जानते हो ना अक्षय कुमार को, अक्षय को ही लें, नहीं, अब एक कोई है जिसका नाम है सिमरन को ले लेते हैं, सिमरन, है ना, एक कोई नाम है सिमरन।
अब सिमरन इज प्लानिंग हॉलीडे, सिमरन जो है हॉलीडे प्लान कर रही है ना, सिमरन हॉलीडे प्लान कर रही है, आपसे सलाह मांगने वाली है ये, राइट। सो आपको सलाह देना है, बी अलर्ट। सिमरन इज प्लानिंग हॉलीडे, शी हैज रुपीज 500 करोड़ कर दो, 500 करोड़ इन टोटल एसेट्स, 500 करोड़ का इसके पास टोटल एसेट है, एंड ₹200 करोड़ ऑफ लाइबिलिटीज, और 200 करोड़ की इसकी लाइबिलिटीज है। 500 करोड़ का इसका एसेट है और टोटल एसेट है इसका, एंड 200 करोड़ की इसकी लाइबिलिटीज है। 500 करोड़ का टोटल एसेट है, 200 करोड़ की लाइबिलिटीज। और याद रखना, व्हेन आई से नेट एसेट इंस्टेड ऑफ दैट टोटल एसेट कैन आल्सो बी यूज्ड, राइट। सिमरन इज प्लानिंग हॉलीडेज, शी हैज 500 करोड़ इन टोटल एसेट्स एंड 200 करोड़ ऑफ लाइबिलिटीज, 200 करोड़ की लाइबिलिटी है। आपसे ये पूछ रही है, सजेस्ट whether she should go for holiday or not। अब बताओ कि क्या उसको छुट्टी पे जाना चाहिए या उसको छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। अब सिमरन के सामने ये दुविधा है। अब सिमरन आपके पास पहुंचती है, बोलती है देखो ऐसा है कि मेरा 500 करोड़ का टोटल एसेट है एंड 200 करोड़ की लाइबिलिटी है, अब मेरे को छुट्टी पे जाना है। कहाँ जाना है भाई? तो कहीं भी जा सकते, स्विट्जरलैंड जाना है मान लो, तो जाएं या ना जाएं, राइट। सो आपसे सलाह मांगा जा रहा है, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो हमें ये देखना होगा कि इसका डेट रेशियो क्या है। अगर इसका डेट रेशियो जो है वो कम है ना, तब तो सही है सिचुएशन, लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो फिर शायद हम बोले कि आप मत जाओ। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर इज द डेट रेशियो। बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू सजेस्ट सिमरन वेदर टू गो फॉर हॉलीडे और नॉट। तो क्या करेंगे हमने कहा सर इसका डेट रेशियो कितना है, बताओ इसका डेट रेशियो कितना है? इसका डेट रेशियो कितना है? इसका डेट रेशियो है 0.4, है ना। तो आपने कहा सर इसका डेट रेशियो हो जाएगा 200/500 इज इक्वल टू 0.4। कितने का है डेट रेशियो? 0.4 का इसका डेट रेशियो है ना। अगर ये 0.4 का डेट रेशियो है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। डेट रेशियो इज लेस देन 1, और अगर डेट रेशियो 1 से कम है ना, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बोलोगे या नहीं बोलोगे? बताओ मेरे को, क्या बोलोगे? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, राइट। बोलोगे ना? बोलोगे यस, हॉलीडे ग्रांटेड, यस गो फॉर इट, है ना। थोड़ा बहुत बोरो करके भी जाना है तो बोरो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मजे से जाओ आप हॉलीडे पे। क्यों मजे से जाओ? 1 होना चाहिए, 0.4 हो आप, 1 से कम है आपका, और अगर 1 से कम है आपका डेट रेशियो, इसका मतलब आप बहुत अच्छे सिचुएशन में, आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोलेंगे? जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। बोलोगे ना आप? एग्जाम में ऐसे मत लिख देना जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, बवाल हो जाएगा, है ना। सो हम कहते हैं यस दिस हॉलीडे प्लान इज गुड। हम बोलेंगे यस आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिचुएशन जो है ठीक है। So debt ratio will give you an idea here, right? So how to do the interpretation here? तो आप एक बात तो समझ सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे कि डेट रेशियो जो है वो 1 से कम है या ज़्यादा है ना। सो व्हाट वी से हियर, क्या बोलोगे? रेशियो ग्रेटर देन 1 means greater proportion of asset, greater proportion of company's asset are funded by debt. Greater proportion of company asset are funded by debt. तो अगर 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर एसेट किससे फंडेड है? डेट से फंडेड है। अगर ज़्यादातर एसेट डेट से फंडेड है तो बताओ इज इट अ गुड सिचुएशन और अ रिस्की सिनेरियो? आप कहते हैं सर दिस इज अ रिस्की सिनेरियो। तो तभी हमने कहा था कि 1 से कम है, इसका 0.4 है ना, तो हमने ओके कर दिया था। ये कैसा सिनेरियो हो जाएगा? ये रिस्की सिनेरियो हो जाएगा अगर ये 1 से ज़्यादा होगा।
सो दो रेशियोज देखा हमने, इक्विटी रेशियो देखा हमने और डेट रेशियो देखा हमने, दोनों का इंटरप्रिटेशन हमने समझा। इक्विटी रेशियो में हमने से कहा शेयर होल्डर्स इक्विटी अपन नेट एसेट, डेट रेशियो में हमने कह दिया कि जो हमारा टोटल डेट है अपन नेट एसेट, एक्सक्लूजन क्या क्या है टोटल डेट में वो भी हमने देख लिया। सो वी आर डन विद दीज टू, so we are done with the equity ratio and the debt ratio. Now what we can do is we can go for debt equity ratio. अब हम चलते हैं तीसरे पे, यानी कि हमारा हो जाएगा नंबर 8, है ना। अच्छा, इस पे बहुत ज़्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं क्लियरली, मेरे क्लास में आइडल टाइम नहीं होगा, है ना। फालतू की बातें कहानियाँ आप समझ रहे हो ना, दैट इज़ ओके, राइट। सो फालतू की बातें कहानियाँ हम नहीं करेंगे, हम वी विल ऑलवेज स्टिक टू आवर स्टडीज़, राइट। सो आइडल टाइम नहीं के बराबर होगा, तो इसका फ़ायदा होता है बालक, एग्जामिनेशन में यू विल बी एंजॉइंग इट, राइट। और हमारा टारगेट बड़ा सिंपल है कि किसी भी शर्त पे पेपर निकलना चाहिए, किसी भी शर्त पे पेपर निकलना चाहिए। तो फालतू का हम कोई भी डेविएशंस नहीं रखेंगे, 100% फोकस्ड रहेंगे एग्जामिनेशन पे, और किसी भी शर्त पे मेरा पेपर निकलना चाहिए। और पहला प्रायोरिटी ये है, और फिर हमारी प्रायोरिटी है कि हम 90+, 95+ स्कोर करें, है ना। सो उसी डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, पढ़ाई होगी, बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत ही लॉजिकल वे में आप आगे बढ़ रहे हो। हर एक पॉइंट को आपको क्या करना है, दिमाग में तैयार रखना है, मेंटेन करके रखना है। और जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू करोगे, तो फिर ये जो आप नोटिंग कर रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। याद रखना, बिना इन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाओगे, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज इट। चलते हैं हम लोग नंबर 8 पे। नंबर 8 नंबर में आता है मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही फेमस है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो तो यही है ना, डेट इक्विटी रेशियो। बाकी इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो में क्या कुछ नहीं था। डेट इक्विटी रेशियो इज व्हाट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हुआ, जरा सोचो। डेट किसका कंट्रीब्यूशन है कैपिटल स्ट्रक्चर में बालक, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिटर, लेंडर, यस और नो। और इक्विटी किसका कंट्रीब्यूशन है, आप कहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनर, यस और नो। तो इक्विटी ओनर का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूटर क्रेडिटर का कंट्रीब्यूशन है, लेंडर का कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली डेट इक्विटी रेशियो किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो आप कह रहे हैं सर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन बताता है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। तो लेंडर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ओनर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस रिलेशन के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेट टू इक्विटी रेशियो, वे वी हैव द डेट अपॉन इक्विटी। सो अपन क्या कहेंगे यहां, दिस रेशियो indicates relative contribution of creditors and owners, relative contribution of creditors and owners। तो हमें दोनों के कंट्रीब्यूशन को देखना है, क्रेडिटर का कंट्रीब्यूशन क्या है, ओनर का कंट्रीब्यूशन क्या है। अब डेट इक्विटी रेशियो कैसा हो, कम हो ज़्यादा हो, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं ऑन सर्टेन सिनेरियोज। इन जनरल हम कहते हैं कि डेट का हमारे को फायदा होता है बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। तो अभी इधर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है हमें, डेट गिव्स अस अ टैक्स शील्ड। दूसरी बात यह है कि डेट का कॉस्ट इक्विटी से कम होता है, तो ये हमारे को दो फायदे मिल रहे हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कितना डेट रखें, क्योंकि डेट के साथ इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन आता है, दैट इज फिक्स्ड, इक्विटी के साथ नहीं आता। तो कितना डेट रखें ताकि हम लीवरेज को यूज कर सके। फाइनेंशियल लीवरेज हमें डेट से मिलता है, डेट कैपिटल से ही मिलता है, हम जानते हैं इस बात को। तो हम कहते हैं कितना बढ़ाएं डेट को, क्या मैक्सिमाइज कर दें। तो अभी इधर रुकना है हमारे को, बिकॉज वी विल हैव टू सी सर्टेन फैक्टर्स। जैसे हम कहते हैं फर्म इज गोइंग थ्रू हाई अर्निंग पीरियड, in that case we can maximize the ROI, and in that case we can keep our debt level high, but we cannot keep our debt level high always, because if they मान लो अगर अर्निंग लो है उस कंडीशन में we won't be able to meet our interest obligation और डिफिकल्टीज आने शुरू हो जाएंगी। तो डेट इक्विटी रेशियो को हम किस तरह से देखें, किस तरह से इसको एनालाइज करें, इसको इंटरप्रिटेशन करें, लेट्स मूव टू इट, है ना। देखते हैं इसको, हम आगे बढ़िए। देखो बहुत सिंपल सा होगा, क्या कर देंगे अपन, डेट इक्विटी या डेट इक्विटी लिखो आप, या डेट इक्विटी लिख दो,
रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट अपन इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब जरा एक बात पे गौर करो कि इसको हम कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर फॉर्मूला हियर, टोटल डेट अपन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, अब हियर वी नो दैट व्हाट इज द टोटल डेट, है ना। या फिर आप पहले फॉर्मूला देखो, इसको हम कभी sometimes we can also take, instead of total debt we can go for, we can take it like total outside liabilities। तो अगर हम total outside liabilities डाल दें, total outside liabilities divided by shareholders equity, so that will also work, shareholders equity, ये भी हो सकता है। और sometimes we can also take only long term debt। तो अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं हम, तो लॉन्ग टर्म डेट अपन शेयर होल्डर्स इक्विटी हो जाएगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो इक्विटी डेट रेशियो में वी कैन टेक टोटल डेट, है ना, वी कैन टेक टोटल डेट, वी कैन टेक लॉन्ग टर्म डेट, वी कैन टॉक अबाउट टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, है ना। जब हम टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो इसमें दोनों चीजें आएंगी ना। तो आप क्या कहते हो सर, नॉन करेंट प्लस करंट लाइबिलिटीज, दोनों नॉन करेंट प्लस करंट लाइबिलिटीज। सो दिस इज योर डेट इक्विटी रेशियो। तो नॉन करेंट प्लस करंट लाइबिलिटीज, तो अपन कहते हैं हम टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट भी ले सकते हैं एंड टोटल डेट भी ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेट। अगर हमने टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज करा तो इसमें करंट एज वेल एज नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को रखा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे हम, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लाइबिलिटीज को ही इंक्लूड करेंगे। यहां क्या कहोगे आप, इंटरेस्ट बेयरिंग लॉन्ग टर्म डेट ओनली। क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड करंट लाइबिलिटीज, all current liabilities will be excluded in this case, so we can take exclude current liabilities. So we can take long term debt, we can take non current and current liabilities both, or we can talk about what, total debt. In this way we have to see this। अब एक सवाल है कि ठीक है सर, डेट इक्विटी रेशियो में हम डेट और इक्विटी को कंपेयर करते हैं। सो टोटल डेट अपन शेयर होल्डर्स इक्विटी ले सकते हैं, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज अपन शेयर होल्डर्स इक्विटी ले सकते हैं, या लॉन्ग टर्म डेट अपन शेयर होल्डर्स इक्विटी ले सकते हैं। बट एक बात को ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ करंट को लेना है या नॉन करंट को लेना है, क्योंकि इसमें डिफरेंस यही इसी बात का आता है कि सिर्फ करंट को लेना है या नॉन करंट को भी लेना है, या नॉन करंट को लेना है तो करंट को भी लेना है। तो वेदर टू टेक करंट एज वेल एज नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो आपको बस एक बात का ध्यान में रखना है कि भाई कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। सो जब हम कंपैरिजन करते हैं, सो हमारा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी हमारे को मेंटेन करके चलनी होगी। इफ़ यू आर टेकिंग बोथ, एक नोट लिखो यहाँ, इफ़ यू आर टेकिंग बोथ देन दैट शुड बी मेंटेन्ड, वेदर टू टेक करंट, और ऐसे लिखना सही नहीं होगा, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, नॉन करंट को, नॉन करंट और नॉन करंट प्लस करंट दोनों को लें या एक को लें, है ना। फाइनली करें क्या, तो हम कहते हैं आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। क्या बोलोगे, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, it important to maintain consistency when comparisons are made। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो अलग अलग फॉर्म के लिए, अलग अलग सिचुएशंस के लिए हम फॉर्मूला चेंज ना करें। वी कैन गो फॉर नॉन करंट ओनली, मतलब सीधा हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट को लेके चल सकते हैं, या लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज करंट जो हमारे लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। बट हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। सो दीज आर द वे वी कैन कैलकुलेट इट, द डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। नाउ
अब टू फर्दर अंडरस्टैंड इट, लेट्स टेक अप एन एग्जांपल। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है, जरा ध्यान से समझना है एक एग्जांपल को। इसमें कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज में लेके आऊँगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। मान लो दे आर टू फॉर्म्स, एक है एक्स लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड। दो फॉर्म्स है हमारे पास, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कम है और ज़्यादा है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहीं से हमारा इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डेट इक्विटी रेशियो किस तरह से अफेक्ट शो करता है। अब मान लो एक्स लिमिटेड जो है, इसका जो एसेट है, इसका एसेट कुछ ले लो कि इसका टोटल एसेट जो है मान लो 10,000 है, इन लैक्स और इन करोर्स और व्हाटएवर, एंड जो रिटर्न ऑन एसेट है इसका, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन परसेंटेज, दैट इज लेट्स से 10%, 10% का रिटर्न है, ठीक है। नाउ दे हैव अ डेट, अब इनका डेट कितने का दे दो, 8,000 का डेट दे दो, 8,000 का क्या है, डेट है। अब डेट है तो डेट का कॉस्ट होगा, तो किस कॉस्ट पे है ये, तो हमने कहा 5% पे है, तो डेट का कॉस्ट कितना हो गया मेरे पास, 5% हो गया, राइट। इस फॉर्म के पास इक्विटी कितना है, इसका इक्विटी मान के चलो, हम कहते हैं इसके पास 2,000 इक्विटी है, 2,000 रुपीज़ क्या है मेरे पास, इक्विटी का है। तो दीज आर ऑल वैल्यू इन मनी, राइट। एसेट्स कितना, 10,000, रिटर्न 10%, डेट 8,000, रिटर्न 5%, कॉस्ट 5% एंड इक्विटी इज ऑफ 2,000। नाउ लेट्स गो फॉर द वाई लिमिटेड। एसेट्स हम सेम रखते हैं, तो इसका भी एसेट कितना हो गया, 10,000 का। रिटर्न जो है, जो रिटर्न हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है एसेट, वो भी सेम रखते हैं, कितना परसेंट है, 10%। अब डेट को हमें चेंज करना है, हम क्या करते हैं, डेट को यहाँ बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें अफेक्ट देखना है कि डेट इक्विटी रेशियो बढ़ने से क्या होता है। डेट को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, यहाँ मान लो 9,000 कर दिया, इधर कितना था 8,000, इधर हमने 9,000 कर दिया। कॉस्ट को सेम रखते हैं, अगर कंपैरिजन करना है तो कॉस्ट को क्या रखना होगा, सेम रखना होगा, कॉस्ट को सेम रखा। अब हमने डेट को बढ़ाया तो इक्विटी कितना हो गया मेरा, 1,000 हो गया, इक्विटी कितना हो गया मेरा, 1,000 हो गया, ठीक है। तो दीज आर द डेटा अवेलेबल विद अस फॉर द टू कंपनीज, राइट। इसका मतलब दोनों का डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, अलग अलग होगा, इतना तो हमें देखते ही पता चल रहा है। तो अगर डेट इक्विटी रेशियो अलग अलग होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट हियर इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, और हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि जो इक्विटी पे रिटर्न है वो कितना आता है, राइट। सो जरा गौर करो, अगर हम देखें अब इसमें तो डी रेशियो क्या होगा, इन दिस केस ऑफ एक्स लिमिटेड डी रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, 8,000 डिवाइडेड बाय 2,000, कितने का डी आ गया मेरा, 4 का। लेकिन इधर मेरा डी क्या होगा, 9,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो डी इज ऑफ 9। अब बताओ किसका डी ज्यादा है, तो हम कहते हैं सेकंड केस का, आपका वाई का डी क्या है, ज्यादा है, वाई का डी क्या है आपका, ज्यादा है। तो अब हमारे पास डी है, तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, है ना, व्हाट इज द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट हमारे को क्या होगा when we will seeing the the return on equity. So अब जरा गौर करो, अगर हम पहले केस में देखें, जो हमारा रिटर्न ऑन एसेट होगा आरओए, आरओए कितना आ जाएगा, तो एसेट कितना है हमारे पास 10,000, रिटर्न कितना आया 10%, यानी कि ये आ गया मेरे पास कितना 1,000, माइनस कॉस्ट कितना है मेरा 8,000 का डेट है, 5% का कॉस्ट है, तो ये कितना आ गया मेरा 400, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मेरा कितना है 10,000, सो 1,000 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ गया 600 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया 0.06, है ना, 0.06। लाइकवाइज अगर हम इसका आरओए देखें तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% मतलब 1,000 माइनस 9,000 पे 5% कॉस्ट है, तो इधर क्या जाएगा कितना 450, एंड टोटल एसेट कितने का है मेरे पास 10,000 का, तो ये आ गया मेरा
550 upon 10,000. So this is my 0.055, यानी कि दिस इज आर 6% एंड दिस इज आर 5.5%. आ गया. अब लीवरेज क्या है दोनों का देखो. इस केस में अगर हम देखें तो टोटल एसेट मेरा कितना है 10,000. ठीक है. इक्विटी कितना है मेरे पास 2,000 का. यहां 5 होगा. इधर कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000. इधर कितना हो गया 10. तो व्हाट इज द आरओई. रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो व्हाई वी आर टेकिंग लीवरेज लाइक दिस. वी हैव टेकन व्हाट इक्विटी बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी. तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा आरओई मल्टीप्लाइड टू लीवरेज. ये हमारा क्या दे देगा रिटर्न ऑन इक्विटी दे देगा. तो जरा रिटर्न ऑन इक्विटी को देखो कितना है 6% मल्टीप्लाइड टू 5. इधर आ जाएगा 5.5% मल्टीप्लाइड टू 10. ये आता है मेरा आरओई 0.3 और इधर का आरओई आ जाएगा मेरा 0.55. जरा गौर करो हुआ क्या. क्या हुआ. इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है. तो आप क्या कहते हैं कि सर हमें ये दिख रहा है कि जो वाई लिमिटेड है वाई लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है 0.55 का है, जबकि एक्स लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है 0.3 है मेरे पास. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने डेट को 8,000 से बढ़ा के क्या किया 9,000 किया. डेट के पोर्शन को बढ़ाया. जब हमने डेट के पोर्शन को बढ़ाया और मेरा एब्सोल्यूट डेट इक्विटी रेशियो 4 से कितने पे चला गया 9 पे चला गया. 9 ही हुआ ना ये. तो हाँ 9 ही हुआ. 4 से कितने पे चला गया 9 पे चला गया. इन दैट केस वी हैव सीन कि इसके चेंज के आधार पे जब डी रेशियो बढ़ा है तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या हुआ है बढ़ा है. नाउ दिस इज व्हाट वी कैन सी द मैजिक ऑफ डेट. अब लेकिन एक प्रॉब्लम है. अब हमारे को प्रॉब्लम क्या है देखो. हम क्या कह सकते हैं यहां. हम कह सकते हैं हियर वी कैन से दैट मोर डेट. जब हमने डेट को बढ़ाया 8,000 से क्या कर दिया 9,000 कर दिया. तो जब हमने डेट को बढ़ाया तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो बढ़ गया. इंक्रीजेस द डी रेशियो. फर्दर हम क्या कह सकते हैं मोर डेट. ये इतना रेलेवेंट नहीं है. इंक्रीजेस द आरओई ये बड़ा हमारे लिए क्या है रेलेवेंट है. डेट को बढ़ाने से मेरा आरओई क्या हो गया बढ़ गया. मोर डेट इंक्रीजेस द आरओई. डेट के बढ़ाने से मेरा आरओई क्या हो गया बढ़ गया. आरओई पहले कितना था 0.3 फिर कितना हो गया 0.55. ठीक है. ऐसा क्यों हुआ. बिकॉज अब जरा देखो इक्विटी मेरा कितना था 2,000. यहां इक्विटी कितना हो गया 1,000. सो बिकॉज इक्विटी अकाउंट becomes smaller and hence higher return can be seen. So with increasing debt equity ratio we see that the ROE increases. return on equity क्या होता है increase होता है क्योंकि इक्विटी अकाउंट क्या हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है. इक्विटी अकाउंट के छोटा होने की वजह से मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा बढ़ेगा. अब ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है. जब हमने डेट बढ़ाया तो आरओई बढ़ गया. बट क्या ये हमेशा होगा नहीं ना. हाउएवर क्या बोलेंगे इफ डीई
रेशियो इज टू हाई, अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो जाए, इफ डी रेशियो इज टू हाई, एडवर्स इफेक्ट कैन बी सीन, एडवर्स इफेक्ट कैन बी सीन। अब हमें इसी बात को ध्यान में रखना है कि हम डेट के पोर्शन को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अगर हम बढ़ाएंगे तो आरओई पे नेगेटिव इफेक्ट हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं डी रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस लार्ज स्केल पे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को इंपैक्ट करेगा। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। इनफैक्ट अभी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे यू विल सी लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स और क्लैरिटी आएगी। यहाँ आरओए और आरओई पे मैं अभी ज़्यादा नहीं समझाना चाहता आपको, आपने बस इफेक्ट देख लिया कि हाउ यू आर गेटिंग बेटर आरओई विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेट। आप डेट को बढ़ाते हैं तो आपका आरओई बढ़ जाता है, और ये तो एक प्लस पॉइंट हुआ, लेकिन साथ ही साथ आप एक पॉइंट डालते हैं यहाँ कि भाई ये एक लिमिट तक ही होगा। ऐसा नहीं कि डेट ही, तो हम कहते हैं जितना मन आए उतना डेट लो और जितना ज़्यादा डेट लोगे उतना फायदा होगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है ना। एक लिमिट तक ही डेट का फायदा होता है, उसके बाद वो एडवर्स इफेक्ट करना शुरू करता है और हमारे को नुकसान करना शुरू कर देता है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो जो हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन। हमारा ये छोटा सा एग्जाम्पल याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं। सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अब हमारा ये है कि जब मेरा डी रेशियो हाई होगा तो हाई डी रेशियो implies less protection for creditor. High DE ratio implies less protection for creditors. क्रेडिटर्स के लिए प्रोटेक्शन कम होता है, हालांकि आपने इसका फायदा भी देखा, लेस प्रोटेक्शन फॉर क्रेडिटर्स एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर डी रेशियो कम होगा तो फिर क्रेडिटर के लिए क्या है, अच्छा सिचुएशन है। इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटीज क्या है, कम है। इट इज यूजफुल इन मेकिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। That whether to issue equity or debt to raise fund। जब हम रेज फंड की बात करते हैं तो हम इक्विटी के थ्रू फंड रेज करें या डेट के थ्रू फंड रेज करें, इसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। एंड डेट की बात हो रही है, सो इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फायदा हमने देखा, आरओई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन हमने क्या कहा साथ ही साथ कि ये सर्टेन अमाउंट लिमिट तक ही होगा, उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है ना। तो आप दोनों तरह से ले सकते हैं। क्रेडिटर की बात करते हैं, लेंडर क्या देखता है, लेंडर देखता है जिस कंपनी में डेट का पोर्शन ज़्यादा है तो उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, ऑब्लिगेशंस ज़्यादा है, तो वो लेंडर के लिए सही सिचुएशन नहीं है। लेंडर के लिए तो वो सही सिचुएशन है ना जहाँ डेट का पोर्शन कम हो, इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा हो, तो वो लेंडर के लिए सेफ नहीं है, वहाँ रिस्की है। और अगर डी रेशियो कम है तो वो लेंडर के लिए क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, दिस ऑल अबाउट योर डी रेशियो, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्या आ जाएगा, नंबर 8 के बाद नंबर 9। हमने स्लाइड मूव किया था क्या, देखो फिर वापस नहीं लाया मैंने। अब मैं वापस आ जाता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। आ जाते हैं नंबर 9। अब क्या था हमारा, अब था टोटल एसेट ले लेते, इक्विटी ले लिया, डेट ले लिया, डेट टू इक्विटी ले लिया, तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, है ना। क्या करेंगे इसमें, हम कहते सर नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ज्यादा नहीं करना है हमें। टोटल डेट टू टोटल एसेट, टोटल डेट टू टोटल एसेट, टोटल डेट टू टोटल एसेट, है ना। टोटल डेट टू टोटल एसेट, इसका मतलब क्या क्या मेजर करता है ये, तो आप कहते हैं इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ total assets financed with debt, total assets financed with debt। फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
टोटल डेट अपन टोटल एसेट्स। और बताओ और क्या आएगा टोटल डेट अगर है तो, और क्या कह सकते हैं इसको, क्या बोलोगे, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज बोलोगे ना, है ना, करंट प्लस नॉन करंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। व्हाट इज द टोटल एसेट्स, व्हाट इज द टोटल एसेट्स, अपन कहते हैं टोटल एसेट तो बड़ा सिंपल है सर, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। क्या ले लेना है, बैलेंस शीट का टोटल ले लेना है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट टोटल एसेट, एसेट लायबिलिटी साइड का टोटल ले लो या एसेट साइड का टोटल ले लो, वो हमारे को क्या दे देगा, टोटल एसेट दे देगा। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज एंड टोटल डेट, है ना। अपन मेंशन कर ही लेते हैं कि सर टोटल डेट का मतलब हम दोनों को ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म को भी प्लस लॉन्ग टर्म दोनों को ले रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म को भी ले रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म को भी ले रहे हैं, है ना, दोनों को ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। टोटल डेट बाय टोटल एसेट इज डेट टू एसेट रेशियो, नाम ही है डेट टू टोटल एसेट। तो टोटल डेट अपन टोटल एसेट, टोटल डेट अपन टोटल एसेट, कुछ खास नहीं है यहाँ। एक एग्जांपल सॉल्व कर लो। कंपैरेटिव एनालिसिस करो, ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन आसानी से निकल के आ जाएगा। मान लो दे आर 3 कंपनीज, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड, दे आर 3 कंपनीज, 3 कंपनीज है हमारे पास, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, जेड लिमिटेड है, रुपीज इन क्रोर्स। अब हमें क्या करना है, तो टोटल डेट टू टोटल एसेट है, अपन एक काम करते हैं, टोटल डेट ले लेते हैं, टोटल डेट, टोटल डेट, टोटल डेट एक्स को दे देते हैं 10,000, वाई को दे देते हैं हाफ कर देते हैं इसका 5,000, और जेड को इसका हाफ कर देते हैं 2,500, ठीक है, ये आ गया टोटल डेट। अब ले लेते हैं टोटल एसेट्स, अब इसका टोटल एसेट्स है मान लो 3,500, इसका कर देते हैं हम लोग 9,500, और इसका कर देते हैं हम लोग इसका रखते हैं 2,800, 2,800, ठीक है। अब जरा देखो डेट टू टोटल एसेट रेशियो, अगर हमने डेट टू टोटल एसेट रेशियो देखा तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो इन द केस ऑफ एक्स लिमिटेड, टोटल डेट अपन टोटल एसेट मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 3,500 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आता है 2.8, ओके, इसको हम चेंज कर देते हैं ना, 35,000 कर देते हैं ना, तो ये हो गया 35,000, है ना, एसेट इज मोर ना, तो क्या हो गया मेरा डेट टू टोटल एसेट 10,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इज इक्वल टू 0.29, ठीक है। सेकंड में चलो, टोटल डेट कितना है 5,000 डिवाइडेड बाय 9,500, ये आ रहा है 0.53, तीसरा है हमारा 2,500 डिवाइडेड बाय 2,800, ये आ रहा है 0.89, ठीक है, 0.89। अब जरा गौर करो कि हमारे पास क्या है, सो वी हैव 0.29, 0.53 एंड 0.89। तो सबसे ज़्यादा डेट टू टोटल एसेट रेशियो मेरा किसका है, जेड का, और सबसे कम डेट टू टोटल एसेट रेशियो मेरा कितना है, एक्स का, है ना। तो आप क्या कहते हैं कि अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस केस वी कैन सिंपली से दैट द प्रोपोर्शनली लेस डेट कंपैरेटिवली, है या नहीं है, कि प्रोपोर्शनली अगर देखा जाए तो इसमें जो डेट है वो क्या है,
कम डेट है एज कंपेयर टू द वाई एंड द जेड लिमिटेड। प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट 35,000 का था, टोटल डेट 10,000 का था। यहाँ टोटल डेट मेरा 5,000 का है तो टोटल एसेट 95 का है। यहाँ टोटल डेट मेरा 2500 का है तो टोटल एसेट मेरा कितना है 2800 का है। तो पहले केस में जो प्रोपोर्शनली देखा जाए तो मेरा डेट क्या है, कम है। जबकि अगर आखिरी केस को देख ले, इसको देख ले, है ना, तो यहाँ हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हियर सर वी हैव द हाई डिग्री ऑफ डेट। यहाँ डेट बहुत ज़्यादा है मेरा, यहाँ डेट मेरा क्या है, बहुत ज़्यादा है, देखो 0.89 है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 1। सो मेरा हाई डिग्री ऑफ डेट हमें देखने को मिल रहा है इन द केस ऑफ व्हाट, इन जेड लिमिटेड, राइट। सो व्हाट वी कैन सी हियर, हम क्या कह रहे हैं यहाँ, डेट बैलेंस जो है इज स्मॉलर। इन दिस केस डेट बैलेंस इज स्मॉलर। सो अगर इफ इट इज 0.89 तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ एसेट इज फाइनेंस्ड बाय द डेट। मेजॉरिटी ऑफ एसेट किससे फाइनेंस हो रहा है, डेट से फाइनेंस हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एसेट, मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स फाइनेंस्ड, है ना, मेजॉरिटी ऑफ एसेट क्या हो रहा है, फाइनेंस्ड हो रहा है। सो नाउ टेल मी कि किस कंपनी को आप प्रेफर करोगे, किस कंपनी को इजी वे में और लो रेट पे एडिशनल कैपिटल मिलेगा। आप क्या कहते हैं सर, जेड का जो सिचुएशन है, जेड का सिचुएशन ये है कि देयर इज हाई डिग्री ऑफ डेट। तो जाहिर सी बात है जेड अगर मनी रेज करने की कोशिश करता है डेट फाइनेंसिंग में तो जेड को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, है ना। जबकि अगर एक्स की बात करें तो प्रोपोर्शनली यहाँ डेट क्या है, कम है, कंपेरेटिवली डेट क्या है, कम है, वो साफ साफ दिख रहा है, 0.29। सो इस केस में क्या होगा, इन्हें इजीली लो रेट पे दे विल बी एबल टू गो फॉर द डेट फाइनेंसिंग। तो आप क्या कहते हैं कि इन दिस केस अगर हम एक्स की बात करें तो आप क्या कहते हैं, इट कैन प्रोक्योर एडिशनल कैपिटल एट लो रेट, एडिशनल कैपिटल एट लो रेट। यहां लेंडर का रिस्क क्या है, कम है, यहां लेंडर का रिस्क क्या होगा, कम होगा। जबकि जेड के केस में लेंडर का रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन साफ साफ कह सकते हैं किसी एक्स को इजी फाइनेंसिंग मिलेगा एट लोअर रेट, जबकि जेड को क्या करना होगा, हाई रेट पे मिलेगा और डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी ही होंगी, है ना। सो दिस इज डेट टू टोटल एसेट रेशियो। आप देख सकते हैं हाउ इंपैक्ट इज स्टडीड, है ना। चलते हैं किस पे, इंटरप्रिटेशन पे। यहीं से इंटरप्रिटेशन हम देख सकते हैं, हाउ वी सी द इंटरप्रिटेशन। कहने का मतलब है कि सर अगर हायर रेशियो होगा जैसा जेड के केस में था, अगर रेशियो इज हायर है इसका मतलब इट इंडिकेट्स that assets are ऐसे लिखो, लेस बैक्ड अप बाय इक्विटी, क्योंकि डेट क्या है, ज्यादा है। assets are less backed up by equity, assets are less backed up by equity and hence higher financial leverage, and higher financial leverage मतलब डेट का पोर्शन क्या है मेरे पास, ज्यादा है। हायर फाइनेंशियल लीवरेज मतलब डेट का पोर्शन मेरे पास क्या है, ज़्यादा है। तो हाई रेशियो का मतलब है कि एसेट जो है इक्विटी से कम बैक्ड हैं, डेट फाइनेंस्ड एसेट हैं, तो रिस्क ज़्यादा है। लेंडर के पास जब जाएंगे हम एंड वी ट्राई टू गेट द फंड, तो हमारे को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो क्या करेगा, कोट करेगा, क्योंकि उसे हमारे में क्या दिखाई देगा, ज़्यादा रिस्क दिखाई देगा। तो ये डेट टू टोटल एसेट हो गया। नाउ इन लीवरेज रेशियो वी हैव कवर्ड इक्विटी रेशियो, then we have seen the debt ratio, then we have seen the debt to equity ratio, then we have seen the debt to total asset ratio। बहुत सिंपल है, आप जानते हैं लीवरेज रेशियो बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज को हम यहाँ देखते हैं। हम देखते हैं कि डेट कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, और लीवरेज रेशियो में जो अभी हम देख रहे थे दैट वाज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, राइट। हमारे पास अभी और रेशियोज हैं, कंटिन्यू करते हैं बिना समय गवाए हुए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये हमारा कौन सा नंबर था, this was our number 9, so we'll go to number 10। ठीक है, नाउ आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूं, राइट, 8447269330।
ये मेरा पर्सनल नंबर है। सबसे पहले किसी दोस्त को रेफर करना हो तो ये नंबर मत देना, है ना। किसी दोस्त को बताना हो क्लास के लिए तो 8882474092 ये वाला नंबर दीजिएगा, ये वाला मत दे दीजिएगा, है ना। क्योंकि मुझसे क्वेरी करेंगे, सवाल पूछेंगे तो बेटर होगा कि इसको अपन क्वेरी के लिए ही रखते हैं। तो अगर आप इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, है ना, जैसे कुछ किसी तरह की डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट में अटकते हैं, है ना, किसी बेसिक्स में इशू होता है, या फिर रिवीजन करने में डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं, या एनी डाउट, राइट। किसी भी तरह के डाउट के लिए, खास करके जो बच्चे आप लोग गूगल ड्राइव में हो, पेन ड्राइव में हो, फेस टू फेस में तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइव क्लास में आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन आप गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में हैं तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी आपको कोई भी डाउट आए तो सिंपली टाइप इट एंड सेंड टू मी। जब आप क्लास कर रहे हैं तो आपने अपने डाउट्स को लिख लिए, अगर आते हैं तो, आएंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक वे में हम चल रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं ताकि आपको डाउट्स ना आए। लेकिन अगर फिर भी इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ड्रॉप मी द व्हाट्सएप, राइट। आप मेरे को क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, और इफ़ यू वांट टू कॉल तो यू मे कॉल एज वेल, राइट। अगर कॉल मैंने पिक नहीं किया तो बुरा नहीं मानने का, है ना। हो सकता है मैं क्लास में हूँ, अगर कॉल पिक नहीं किया तो आप सिंपली मैसेज ड्रॉप कर दो दैट ये मेरा नाम है, मैं आप गूगल ड्राइव में हूँ या पेन ड्राइव में हूँ, जिसमें भी हैं आप, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, तो आई विल बी अकॉर्डिंगली आई विल बी अरेंजिंग अ कॉल फॉर यू, राइट। सो इस नंबर को क्या करना है, सेव कर लेना है मेरे नाम से, और इस नंबर को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है पराशा पाठशाला के नाम से, राइट। किसी को रेफर करना हो, किसी दूसरे दोस्त को बताना हो तो आप सिंपली ये नंबर दे सकते हैं कि इस पर बात कर लो, इस पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके, चलिए चलते हैं हम कहाँ, हमारे नेक्स्ट रेशियो पे। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये था रेशियो नंबर 9, तो हम चलेंगे रेशियो नंबर 10 पे। तो विल गो टू द रेशियो नंबर 10 नाउ। तो ये है हमारे पास कैपिटल गियरिंग रेशियो। एज आई टोल्ड यू, डेट इक्विटी भी यही होता है, बेसिकली इसी का टाइप है। गियर क्या होता है पता है आपको, कैपिटल गियरिंग रेशियो, है ना, कैपिटल गियरिंग रेशियो। सो ये बेसिकली ना, अगर आप कैपिटल गियरिंग रेशियो की बात करो तो जैसे जैसे कार होता है ना, कार, जैसे यूएस की बात कर लो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैपिटल गियरिंग को ही फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है। इट्स नथिंग बट द फाइनेंशियल लीवरेज। तो गियर होता है ना गाड़ी में, जैसे आपने फर्स्ट गियर में दिया तो गाड़ी आपकी आगे चलती है थोड़ी सी, फिर आप सेकंड गियर में देते हो स्पीड बढ़ती है, फिर थर्ड में देते हो और स्पीड बढ़ती है, तो कुछ ऐसा ही है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, है ना। सो हियर ऑल्सो वी टॉक अबाउट द डेट, राइट। सो अब यहाँ बेसिकली गियरिंग रेशियो का मतलब क्या है, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, तो आप याद रखना है इसको कि गियरिंग रेशियो का यहाँ मतलब है सीधा सीधा कि इसकी मदद से वी मेजर द फाइनेंशियल रिस्क, हम फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करते हैं। आप क्या बोलोगे, अ गियरिंग रेशियो क्या करता है, मेजर्स, किसको मेजर करता है, फाइनेंशियल रिस्क को। अ गियरिंग रेशियो मेजर्स फाइनेंशियल रिस्क, ये क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है। और अच्छी तरह से नोट्स बनाना, बहुत काम आएगा ये आपको। तो इट मेजर्स अ फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप किस चीज का रेशियो लेते हैं, तो आपको पता है इसमें क्या है, ये रेशियो है डेट का विद रिस्पेक्ट टू या इन रिलेशन टू या रिलेटिव टू इक्विटीज। तो डेट का इक्विटीज के रिलेशन में बेसिकली हमारा क्या होता है, ये कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है। तो डेट का इक्विटी के रिलेशन में अगर हम रेशियो देखें तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं डेट इक्विटी रेशियो, राइट। सो हियर व्हाट डिफरेंट वी आर गोइंग टू डू हियर, तो आप क्या कहते हो, यहां हम क्या देखते हैं, इट इंडिकेट्स proportion of fixed interest dividend. So here we are talking about the dividend bearing capital to funds belonging to equity shareholders. Fund belonging to equity shareholders. So fixed interest and dividend, तो बताओ क्या क्या आ गया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आया, यस, एंड डेट आया, यस,
तो इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेयरिंग कैपिटल टू फंड्स बिलोंगिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर. नाउ टेल मी, फंड्स बिलोंगिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर, फंड्स बिलोंगिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर, ये क्या होता है? तो हम कहते हैं सर यही तो होता है मेरा इक्विटी फंड, यही मेरा क्या होता है? इक्विटी फंड. या यही मेरा क्या होता है? नेटवर्थ. दैट इज नेटवर्थ, दैट इज नेटवर्थ, जो हम ऑलरेडी जिसको हम यूज कर चुके थे. इसमें क्या क्या आता है नेटवर्थ में? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है हमारे पास. देन आफ्टर वी हैव द रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट, राइट. उनको हम क्या करते हैं? लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेस को हम माइनस कर देते हैं. सो दैट इज आवर नेटवर्थ. तो नेटवर्थ का कैलकुलेशन हम देख चुके हैं. तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड जो डिविडेंड बेयरिंग कैपिटल है उसको किसके रिस्पेक्ट में? इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिस्पेक्ट में, के फंड के रिस्पेक्ट में वी डू दिस कंपैरिजन एंड दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कैपिटल गियरिंग रेशियो, है ना. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी क्रिटिकल, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चन, वहाँ देखेंगे. इसका एग्जाम्पल भी देखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है. कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक तो आ गया मेरा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये आ गया. ये तो मेरा फिक्स्ड डिविडेंड है, मेरे को देना ही होगा. प्लस डेट, है ना, एंड अदर बोरोड फंड, या प्लस कर दो, डेट प्लस अदर बोरोड फंड, डेट प्लस अदर बोरोड फंड. ये तो इधर आ गया मेरे पास. डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होगा बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं हमारे. सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, दिस इज माय कैपिटल गियरिंग रेशियो, दिस इज माय कैपिटल गियरिंग रेशियो. ठीक है, याद रह जाएगा, बहुत इजी है ना. बताओ क्या आप चाहोगे ये रेशियो क्या हो? हाई हो या लो हो? आप बोलोगे सर हाई तो कभी नहीं चाहेंगे, ये फाइनेंशियल रिस्क को बताता है सर. तो फाइनेंशियल रिस्क हम थोड़ी चाहेंगे ज़्यादा हो. अगर रेशियो हाई होगा तो फाइनेंशियल रिस्क भी क्या होगा मेरा? हाई होगा. तो जाहिर सी बात है कि अगर इंटरप्रिटेशन देखें इसका, इंटरप्रिटेशन देखें इसका, तो हम बोलेंगे अगर हाई रेशियो है, अगर हाई रेशियो है इसका मतलब हम ये मानेंगे कि देयर इज मोर रिस्क. हाई रेशियो है तो रिस्क भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. और चलो लास्ट पे बालक, लास्ट इज योर प्रोप्राइटरी रेशियो, लास्ट इज योर प्रोप्राइटरी रेशियो, लास्ट इज योर प्रोप्राइटरी रेशियो. किसके फंड को देखेंगे? प्रोप्राइटरी फंड को. इसका मतलब किसके अगेंस्ट इसको करेंगे? टोटल एसेट. इसका मतलब देखो, जब डेट अपन टोटल एसेट किया था तो आप कह रहे थे भाई टोटल एसेट में डेट से फाइनेंस्ड कितना है. तो अगर प्रोप्राइटरी फंड अपन टोटल एसेट करोगे तो क्या बोलोगे आप? कि टोटल एसेट में प्रोप्राइटरी फंड से कितना फाइनेंस्ड है. तो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कहता है? कि जो आपका प्रोप्राइटर्स फंड है उससे कितना एसेट फाइनेंस्ड है. बड़ा सिंपल है. तो आप क्या कहते हैं यहाँ? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स, proportion of total assets financed by shareholders fund, proportion of total assets financed by shareholder funds. सिंपल है. तो आप क्या बोलोगे? प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड अपन टोटल एसेट्स, अपन टोटल एसेट्स, है ना. नोट बताओ, जो जानते हो लिख दो फटाफट. क्या बोलोगे? टोटल एसेट्स एक्सक्लूड करके. क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं टोटल एसेट से? कौन सा आइटम था जिसका इफेक्ट हमने कहा सर इक्विटी शेयर कैपिटल पे देखने को मिलेगा? बैलेंस शीट याद है ना? बैलेंस शीट याद है? क्या देखा था हमने? इधर हमारे पास क्या था? इधर हमारे पास इक्विटी था, है ना. इक्विटी के बाद हमारे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल था, देन हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट था, फिर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज थी, इधर हमारे पास नॉन करंट एसेट था, फिर हमारे पास करंट एसेट था. साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, P&L से आएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस. और फिर हमारे पास क्या था? फिक्टिशियस एसेट. अब ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट है, इसका इंपैक्ट कहाँ दिखता है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ दिखता है. तो इसको एक्सक्लूड करके या इसको इंक्लूड करके टोटल एसेट, क्या करके? एक्सक्लूड करके. टोटल एसेट एक्सक्लूड क्या? लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट. इसको क्या करके?
एक्सक्लूड करके, इसको क्या करके, एक्सक्लूड करके। एंड प्रोप्राइटरी फंड बताओ, नोट प्रोप्राइटर्स फंड क्या होगा, प्रोप्राइटर्स फंड क्या होगा, प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू क्या क्या लोगे इसमें, क्या क्या लोगे प्रोप्राइटर्स फंड में। आप बोलोगे सर प्रोप्राइटर फंड तो वही फंड होगा ना जो मेरा नेटवर्थ था, इट्स द सेम थिंग। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। अच्छा, क्या रिजर्व एंड सरप्लस भी नेगेटिव? हम बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है, ज़्यादा लॉस कर दो हो जाएगा। हम बोले हाँ हो सकता है, नेगेटिव होगा, माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ध्यान में रखना है इसको। क्या बोलेंगे, कैन बी नेगेटिव। और सिर्फ यहाँ नेगेटिव होगा ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जहाँ कहीं भी इसका रेफरेंस आया था इट कैन बी नेगेटिव, यहाँ याद आया मैंने यहाँ लिखवा दिया, ध्यान में रखना है बस इसको। तो दिस इज आवर प्रोप्राइटरी फंड रेशियो, है ना। देखो कितना एसेट प्रोप्राइटर्स फंड से फाइनेंस्ड है, तो बताओ रेशियो आपको क्या चाहिए, हाई चाहिए या लो चाहिए? आप बोलोगे सर हाई चाहिए, जितना हाई है उतना फायदा है, उतना कम रिस्क है। यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन में क्या जाओगे आप, इसके इंटरप्रिटेशन में आप देखोगे, आप बोलोगे हायर द रेशियो लोअर इज द रिस्क। क्या ऐसे लिखो, less risky scenario, higher is the ratio, less risky scenario can be seen। यहां हम चाहेंगे रेशियो क्या हो, ज्यादा हो। डेट से हम ज्यादा रेशियो नहीं चाहेंगे, लेकिन प्रोप्राइटर्स फंड से हम ज्यादा रेशियो चाहेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द फर्स्ट कैटेगरी, जिसको आपने क्या कहा था, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहा था, अंडर द लीवरेज रेशियो, राइट। तो सारे रेशियोज में इतने टाइम नहीं लगेंगे, है ना, दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, इसीलिए वी आर गेटिंग इट इनटू वी आर गेटिंग इन मोर डेप्थ। तो यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे के रेशियोज में आप बहुत तेजी से कर पाओगे, राइट। फंडामेंटल्स को पकड़ के रखना है, फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। फॉर्मूला रटने की कोशिश नहीं करना है, उसको समझ के रखना है। डेफिनेटली आपको याद रहना चाहिए, बट समझना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एंड वी विल स्टॉप हियर इन दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द कवरेज रेशियो। हम क्या करेंगे, कवरेज रेशियो को देखेंगे, और कवरेज रेशियो के सारे रेशियोज को हम कवर करेंगे इन वन गो, राइट। तो अभी तक हमने लिक्विडिटी को और लीवरेज के कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज को कवर किया है। टोटल नंबर ऑफ रेशियोज हमने कितने किए, 11, टोटल 11 रेशियोज हमने कर लिए, राइट। एंड वी विल मूव ग्रेजुअली टू द नेक्स्ट रेशियो इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। सो ऐप को पक्का डाउनलोड कर लेना, और ऐप में पराशर पाठशाला नाम से ऐप है, आप गूगल स्टोर पे जाओगे आपको आसानी से मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, उस स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आई एम गोइंग टू इंक्लूड यू द टेस्ट सीरीज। आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगा May 24 के लिए, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे मटेरियल्स मैं आपको देता रहूँगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन है, MCQs कंपाइलेशन है, ये सब आपको उसमें टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। जैसे ही अपडेट होगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू दैट, राइट। हमारा आइडिया क्या है कि इंस्टीट्यूट ने जो हमारे को सजेस्ट किया है 100% उसको कवर करना है, और किसी भी शर्त पे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हमें एग्जामिनेशन को पास करना है, राइट। एंड आई एम देयर विद यू ऑलवेज राउंड द क्लॉक। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम just let me know. Stop here. In next class we will continue with coverage ratio. Thank you. Bye bye. Take care.